हुआ है सर, रिकॉर्डिंग मैसेज मिला होगा आप लोगों को। और को आयन रिकॉर्डिंग मैसेज मिला है कि नहीं मिला है? बोलो एक बार। सर मिल ओके सर, ठीक है, गया सर। ठीक है सर। ओके, गुड इवनिंग अगेन टू ऑल ऑफ यू सर। अच्छा, तो देखो, इनकम टैक्स बेसिक्स क्लास है, और इनकम टैक्स बेसिक्स मतलब बेसिक्स। ट्यूसडे एंड वेडनेसडे वाला जो क्लास होता है वहाँ पर हम लोग एडवांस डिस्कशंस कर रहे हैं। बट ये जो सैटरडे वाला क्लास है शाम को, यहाँ पर हम लोग इनकम टैक्स का एकदम बेसिक बेसिक बात कर रहे हैं। जैसे कि लास्ट फ्यू क्लास अगर मैं थोड़ा रिकॉल कराऊँ आप लोगों को, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या जाना, क्या क्या पढ़ा। ठीक है, चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप लोगों को रिकॉल करा के बताता हूँ कि हम लोग ऑलरेडी डिटेल्स में ही बहुत सारा चीज़ लिख लिए, कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए, और आज भी बहुत सारा डिटेल्स में चर्चा करना है। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर करके एक बार बता देते हैं आपको। जस्ट वेट सर। अच्छा, तो जस्ट मैं आपको एक बार समरी बताऊंगा, ज़्यादा ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा डिटेल्स में जाने से फिर ऐसा होगा कि लास्ट क्लास का ही रिपीट टेलीकास्ट हो जाएगा। तो मुझे रिपीट टेलीकास्ट तो फिलहाल करना नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि ये जो बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स है, यहाँ पर आप लोगों को मैंने इनकम टैक्स क्या है, कहाँ से आया है, या किस किस कारण से आया है। ऑब्वियसली एक ही कारण है इनकम टैक्स सब्जेक्ट का, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्ट करके दो। अगर मैं इनकम टैक्स का सिंपल पर्पस ढूंढूं तो पर्पस तो वही है। गवर्नमेंट रेवेन्यू अर्न करता है सर इनकम टैक्स से। टोटल जो रेवेन्यू कलेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है, उसमें करीब 15 to 16% शेयर इनकम टैक्स से होता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि इनकम टैक्स गवर्नमेंट के लिए एक बहुत वाइटल एक डिस्कशन है, और इसीलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को, कॉस्ट अकाउंटेंट को, कंपनी सेक्रेटरी को बोलता है कि भाई अच्छे से जानो, और एक अच्छा कंसल्टेंट बनो, और साथ में पब्लिक को बोलो इनकम टैक्स टाइम पे जमा करने के लिए, है ना। और अल्टीमेटली पब्लिक को तो ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं होता है, तो वो घूम फिर के सीएस वाले के पास ही आते हैं, और फिर आके बोलते हैं कि मेरा इनकम टैक्स फाइल कर दो। और इनकम टैक्स फाइल जैसे ही करता है, सरकार के पास में पैसा आता है और उससे देश बनता है। सिंपल बात है। तो बेसिकली ये एक नेशन बिल्डिंग वाला टॉपिक है। ठीक है, देश बनाने वाला टॉपिक है। अब इसके बारे में कुछ बेसिक चर्चा मैं ऑलरेडी कर दिया, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में एंट्री 82 में, ठीक है, 7th शेड्यूल ऑफ द आर्टिकल 246 में, कॉन्स्टिट्यूशन में ये इनकम टैक्स चार्ज के बारे में बोला गया है। फिर ये सब मैं आपको ये भी बोल दिया था कि इनकम टैक्स कहाँ कहाँ से, इनकम टैक्स के कंपोनेंट्स क्या है, मतलब इनकम टैक्स के बारे में कहाँ कहाँ पढ़ाया जाता है, क्या क्या सोर्स है इनकम टैक्स का। ठीक है, तो उसके बारे में इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स रूल है 1962, एनुअल फाइनेंस एक्ट है, सर्कुलर्स है, नोटिफिकेशंस है, कोर्ट डिसीजंस है, जहां से इनकम टैक्स को मतलब बेसिकली आइडियाज मिलता है, इनकम टैक्स के बारे में बताया जाता है, और इनकम टैक्स ये सब जगह से फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो क्या करना है बेसिकली, तो कहाँ बताया जाता है कि इनकम टैक्स में क्या होगा, वो कहाँ बताया जाता है। एक्ट में बताया जाता है, रूल में बताया जाता है, फाइनेंस एक्ट में बताया जाता है, सर्कुलर देके बताया जाता है, नोटिफिकेशन से बताया जाता है, कोर्ट के डिसीजन से बताया जाता है, जहां मर्जी देख लो, बट यही सब सोर्स है मेनली। फिर मैं आपको इनकम टैक्स क्या है इसके बताने के लिए एक लाइन समझाया था, है ना। इनकम टैक्स क्या है इसको समझाने के लिए मैंने आप लोगों को एक लाइन लिखा था, और वो लाइन भी बड़ा इंटरेस्टिंग था कि इनकम टैक्स क्या है। इनकम टैक्स इज अ टैक्स लिवाइड ऑन टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन, है ना। फिर मैं थोड़ा सा इसको और अलग ढंग से लिखाया आप लोगों की कॉपी में कि हर एवरी पर्सन को, जो भी इंडियन सिटीजन है उसको, इंडियन सिटीजन या जो भी हो, अगर आप इनकम करते हो तो आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर इनकम टैक्स को अंडरस्टैंड करना है, तो टैक्स समझना पड़ता है, टोटल इनकम को समझना पड़ता है, प्रीवियस ईयर को समझना पड़ता है, पर्सन को समझना पड़ता है। फिर मैं आपको पर्सन के बारे में बोला, एचयूएफ कौन होता है, इंडिविजुअल्स कौन होते हैं, एओपी कौन होते हैं, बीओआई कौन होते हैं, कंपनी कौन होते हैं, फार्म कौन होते हैं, आर्टिफिशियल यूरिडिकल पर्सन कौन होते हैं, और फिर उनका टैक्स रेट भी लिखाया कि हर एक का टैक्स रेट क्या है, उन लोगों का सरचार्ज क्या होता है। ये सब चीज बता के रखा गया सर, इवन मतलब सैटरडे वाला क्लास में ही सब चल रहा है। फिर मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है, ये भी बताया। ठीक है, कुछ स्पेशल काइंड ऑफ सेक्शंस हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जैसे ये वाला एक एरिया है, एक्सेप्शन टू द रूल दैट इनकम इज चार्ज टू इनकम टैक्स इन द असेसमेंट ईयर फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर। मतलब नॉर्मली क्या होता है
कि प्रीवियस ईयर का इनकम का टैक्स असेसमेंट ईयर में पे किया जाता है। मतलब सिंपल बात है, अगर आप 22-23 प्रीवियस ईयर में इनकम कर रहे हो तो उसका टैक्स आपको 23-24 असेसमेंट ईयर में देना पड़ेगा, है ना? सिंपल बात है। लास्ट में यही तो बताया था कि प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट, कि आप हम लोग प्रीवियस ईयर में कमाते हैं, असेसमेंट ईयर में गवाते हैं, है ना? बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। प्रीवियस ईयर में कमाओ और असेसमेंट ईयर में गवाओ। बट देयर आर सम सर्टेन सिचुएशंस, कुछ ऐसे सिचुएशंस भी होते हैं जब हम लोग प्रीवियस ईयर की जगह एडवांस प्रीवियस ईयर में ही कमाते हैं और प्रीवियस ईयर में ही टैक्स दे देते हैं। इसका एक पूरा रूल है सर। कब कब ऐसा होता है इसका भी एक पूरा डिटेल्स है कि ऐसा कब मतलब कौन सी सिचुएशंस क्रिएट होता है जब आपको प्रीवियस ईयर में ही प्रीवियस ईयर का टैक्स दे देना पड़ता है। द रूल डज नॉट अप्लाई इन इनकम इज टैक्स इन द प्रीवियस ईयर इन व्हिच इट इज अर्न्ड। जिस साल कमाओगे उसी साल दे देना। नॉर्मली उल्टा होता है। नॉर्मल केस बोलता है कि जिस साल कमाओगे उसके अगले साल में टैक्स देना, है ना सर? नॉर्मल रूल यही कहता है ना। 22-23 में कमाओगे तो 23-24 में टैक्स दोगे। ये सर नो? अरे आप लोग कनेक्ट हो, समझ में आ रहा है बात? हाँ सर, बोलो। क्या आप लोग कनेक्टेड हो? बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके सर। तो यस ये सर। ये जो पॉइंट अभी आपके सामने में रखा, ये क्या पॉइंट है? थोड़ा हटके पॉइंट हो गया। हाँ, हटके पॉइंट मतलब नॉर्मली बताया जाता है कि प्रीवियस ईयर का टैक्स असेसमेंट ईयर में पे करो, बट यहाँ पर बताया जाता है कि नहीं, प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही पे करो। पर सर हर किसी के लिए नहीं, कुछ पर्सन्स के लिए, कुछ कुछ लोग हैं जिनके लिए ये रूल बनाया गया है। मतलब जिनको गवर्नमेंट भारत छोड़ने से पहले बेसिकली, ज्यादातर केस में अगर आप देश छोड़ के जा रहे हो, ठीक है, तो सरकार बोलेगा ठीक है जहां जाना है जाओ, पर अगर आप इस साल कमा रहे, कुछ कुछ भी इनकम कर रहे हो तो उसका टैक्स सरकार के घर में क्लियर करके जाओ, ठीक है। पर सरकार का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर कि इनकम कर रहे हो तो इनकम का टैक्स जो है वो टैक्स देके जहां मर्जी जाओ, हम आपको रोकने वाले नहीं है, ठीक है। ये देखो, जैसे शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट, अब जिनका शिपिंग बिजनेस होते हैं उनको ऐसा करना पड़ता है, सेक्शन 172 में बोला है। बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट है। कहाँ कहाँ से ये सब सवाल कर देगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा। पर्सन लिविंग इंडिया, जो भारत छोड़ के जा रहे हैं, मैं अभी आपको वही बोल रहा था, अगर आप भारत छोड़ के जा रहे हो तो फिर इस केस में आपको टैक्स देके जाना पड़ेगा। मतलब 22-23 में अगर भारत छोड़ के जाना है और 22-23 में जितना कमाओगे उसके बेसिस में टैक्स देके जाओ। सर प्रोबेबल, हाँ ठीक है, असेसमेंट करके दे दो, बाद में अगर रिफंड वगैरह होगा तो सरकार आपको दे देगा। ज्यादा दे दोगे तो सरकार बाद में आपको रिफंड कर देगा, आपको क्या चिंता। अगर कम दोगे तो सरकार डिमांड नोटिस भेज के ज्यादा, मतलब जो भी कमती है वो मांग लेगा, और क्या। सिंपल बात है ना, देना लेना यही तो है। कम दोगे तो सरकार डिमांड करेगा, ज्यादा दे दोगे तो आपको रिफंड करेगा। एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, अगर मानो कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, कोई आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन है, और जो किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए किसी पर्टिकुलर पर्पस में अचानक से क्रिएट होता है। नॉर्मली देखो सर, कंपनी, पार्टनरशिप, ठीक है, जैसे इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, ये सब अचानक फॉर्म नहीं होता। लेकिन एओपी, बीओआई, अचानक से एक दुर्गा पूजा कमेटी बन गया, अचानक से एक क्लब बन गया, एक एसोसिएशन बन गया, ठीक है। इस तरह का जो भी फॉर्मेशन है, ये अचानक बन सकता है, और ऐसे केसेस में गवर्नमेंट बोलता है कि अब देखो आप इवेंट बना रहे हो, ठीक है, इवेंट हर साल हो भी सकता है, ना भी हो सकता है ना? पूजा 3 साल हुआ फिर बंद हो गया, नॉर्मली जो पाड़ा वाला पूजा होता है। ऐसे तो मेरे हिसाब से पूजा तो मतलब मन की शांति है, घर पे ही होना चाहिए। बट पाड़ा में लोग अपना उत्सव मनाते हैं, तो 2 साल 3 साल पूजा किया, कमेटी बनाया, फिर कमेटी खत्म। ऐसा होता है, बहुत जगह होता है। तो कहने का मतलब है कि आपने कुछ इवेंट किया, उस इवेंट के पर्पस के लिए आपने पैसा इकट्ठा किया, चंदा इकट्ठा किया, डोनेशन लिया, सब्सक्रिप्शन लिया, तो उस इनकम पे भी सरकार को अधिकार है। सरकार बोलेगा इतना कमा, क्यों डोनेशन लिया, कहाँ से लिया, क्या पर्पस है। भले ही उसमें टैक्स हो या ना हो, भले ही उस पर्टिकुलर इनकम पे या इस पर्टिकुलर सोर्स में आपको इनकम मिले, आपको टैक्स देना पड़े ना पड़े वो अलग बात, बट आपको उसके बारे में बताना चाहिए। इसीलिए कहते हैं एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन फॉर्म फॉर ए पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस, सेक्शन 174A। जिस साल कमाओगे, मतलब जिस साल प्रीवियस ईयर का है इनकम, प्रीवियस ईयर में टैक्स हो जाता है।
175 बताते हैं कि पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। जो इंसान अपना टैक्स को अवॉइड करने के लिए किसी और को अपना संपत्ति ट्रांसफर कर देता है, सरकार बोलता है कि अगले साल तक वेट नहीं करेंगे, इसी साल इनको टैक्स लगाएंगे। अगर असेसिंग ऑफिसर को पता चल जाता है, वो उसको असेसमेंट ईयर तक वेट नहीं करेगा, वो बोलेगा भाई आपका तो मतलब मेंटेलिटी ठीक नहीं लग रहा है, आपका जो टैक्स बनता है वो इसी साल आप क्लियर करो, प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर नहीं क्लियर करो। अगर आप बिजनेस बंद करके भागना चाहते हैं, ऐसे बिजनेस बंद करके कोई भागना नहीं चाहता, बट मे भी हो सकता है कि आप बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहे हो ड्यू टू एनी रीजन, तो इन दैट केस गवर्नमेंट बोलता है भाई हम असेसमेंट ईयर तक वेट नहीं करेंगे, प्रीवियस ईयर में अगर कुछ भी इनकम है तो दे के जाओ भाई। समझ रहे हो सर? ये सब कुछ, ये जो स्पेशल टाइप ऑफ बात आपसे कर रहा हूँ ना, जो पहले कभी नहीं किया है ना, इससे पहले इस तरह का बात नहीं किया मैंने, मैं आपको बस बहुत ही मतलब जड़ वाला बात किया। अब ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल सब बातें हैं, ठीक है, अब यही सब एक्सेप्शनल बात को लेके आज थोड़ा मैं बात करूंगा आपसे। जैसे और एक आपको देख सकते हैं आप, ऐसे बोलते बोलते मैं बोल ही दे रहा हूँ, है ना, मैं तो सोचा था कि पहले थोड़ा कुछ क्वेश्चन करेंगे फिर बातचीत चालू करेंगे, लेकिन सर बात करने का मौका जब मिल जाता है ना तो मुंह से निकल ही जाता है। ये देखिए सर, ये भी एक गजब का कॉन्सेप्ट है, इसको भी याद रखें। रेट ऑफ टैक्स फॉर अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम। अगर आपने अपना सोर्स ऑफ इनकम के बारे में चुप रहते हो, मौन रहते हो, मतलब कहाँ से कमाया पता नहीं, पता तो है पर बोलना नहीं है, इलीगल सोर्स है बेसिकली, सोर्स इलीगल है, इनकम जो हुआ आपका वो इलीगल सोर्स है। तो अगर आप इलीगल सोर्स के बारे में ही लोग कभी अपना बोलता नहीं है, लीगल जिसका भाई देखो खून पसीना मेहनत का पैसा किसी को छुपाना नहीं होता है, जिनका खून पसीना नहीं है सर, सर क्या बोलते हो, जो 2 नंबरी करके कमाते हैं उनका खून पसीना नहीं है, नहीं सर नहीं है। सर क्या बात करते हो सर, मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप 2 नंबरी करते हो तो जो खून पसीना आप बहा रहे हो वो खून पसीना बेकार का पसीना है, उसका कोई मतलब नहीं होता। बट वॉट एवर, मतलब ऐसे बोलते हैं बंगाली में, एक बड़ा सुंदर सा कहावत है, कहते हैं कि चुरी बिद्दा महाविद्या যদি ना करो धड़ा। मतलब जब तक पकड़ में नहीं आते जितना मर्जी चोरी करो, बट जिस दिन पकड़ में आओगे चोरी का सारा सामान दूसरे का हो जाएगा। बेसिकली सरकार भी वही बात करता है, फॉलोइंग अनडिस्क्लोज इनकम आर चार्जेबल टू टैक्स 78%। मतलब अगर आप 100% कमाते हो, 100 टका कमाते हो, 100 रुपया कमाते हो, और अगर आपका वो सोर्स ऑफ इनकम आप डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे हो, तो सरकार उस पर 78% टैक्स लगा देगा। उसमें 60% नॉर्मल रेट है, प्लस उसमें चार्ज लग जाएगा 25% का, प्लस उसमें सेस लगेगा एजुकेशन हेल्थ 4% का, कुल मिला के अगर आप इसको ओवरऑल परसेंटेज देखते हो तो 78% का मामला बनता है। ठीक है, मतलब 60, ऐसे तो आप ऐसे नहीं काउंट करने की 60 प्लस 25, ऐसा नहीं सर, सरचार्ज तो एक्चुअली बाद में दिया जाता है। ठीक है, सरचार्ज तो आप बाद में दिया जाता है, तो मैं पहले 60%, फिर जो उसका जो वैल्यू होगा उस पर 25%, फिर उस पर 4%। अब इसको सिंप्लीफाइड करके आप ऐसे याद रखो कि 78% ओवरऑल, जिसमें एजुकेशन हेल्थ मिला के। और ये कौन से सेक्शन में बोला है, इसे इसके बारे में मैं पहले भी किसी क्लास में बोल के रखा, पहले भी किसी जगह में मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस भी में भी करवाया। ठीक है, तो ये जो है सर, ये सेक्शन एक। हाँ बोलो। अदर सोर्सेस। अदर सोर्स में, यस सर, अब हर चैप्टर में आ ही जाता है सर, क्या करें। 115 बीबीई, 115 बीबीई के अंदर ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाता है। पता याद रखना है सर, उपाय नहीं है। आप अपना लोड कम नहीं कर सकते अगर आप प्रोफेशनल बन रहे हो। प्रोफेशनल इंसान को अपना लोड कम करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, उल्टा जितना हो सके लोड लेने का ताकत बढ़ाओ। मतलब कोई कोई मुझे सवाल करता है सर ये भी याद रखना है, ये भी वो भी याद रखना है। सर अगर प्रोफेशनल बनना है तो याद रखना है, अगर आप अपने आप को एक प्रोफेशनल के बिना एक नॉर्मल इंसान की तरह जीना चाहते तो लोड मत लो, कैपेसिटी कम कर दो अपना, कोई जरूरत नहीं है। बट अगर स्पेशल बंदा बनना है तो स्पेशल लोड तो लेने का ताकत होना चाहिए। कैश क्रेडिट ये बताते हैं सर, ये थोड़ा डिटेल्स में बोलना पड़ेगा। कैश क्रेडिट अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट सेक्शन 69, कैश क्रेडिट 68, अनएक्सप्लेन्ड मनी सेक्शन 69A, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा नॉट फुल्ली डिस्क्लोज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब आपका इन्वेस्टमेंट है पर आप अपने अकाउंट्स में डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, सेक्शन 69B। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चा किए हो
बट कहाँ खर्चा किए, मतलब खर्चा किस चीज पे किए वो बोल नहीं पा रहे। आप बोल रहे हो कि मेरा खर्चा हो गया, पर खर्चा कहाँ किया वो आप बोल नहीं रहे। मतलब इलीगल चीज में खर्चा किया, या फिर मतलब बेसिकली खर्चे के बारे में बोलने जाएंगे तो इनकम का सोर्स का पता लग जाएगा, या फिर किसी को बंदूक दिखा के इनकम किया, कुछ तो किया। ठीक है। सेक्शन 69C, अमाउंट बोरोड और रिपेड ऑन हुंडी। ठीक है, अगर आप हुंडी से, आजकल तो हुंडी नहीं चलता, हुंडी का न्यू कॉन्सेप्ट आ गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अमाउंट बोरोड और रिपेड ऑन हुंडी सेक्शन 69D, ये भी आपका हाई रेट ऑफ टैक्स में आता है। अब ये जो मैं डिस्कशन आपको अभी डिटेल्स में थोड़ा करना चाहिए, मैं आगे करता हूँ सर। ठीक है। शुरू में ही मैं सोचा कि मतलब स्टार्टिंग में ही क्या चालू हो जाएंगे प्रोविजंस पे। प्रोविजंस तो बताना ही पड़ेगा, प्रोविजंस तो जान है टैक्स का। लेकिन थोड़ा वेट कर जाते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं ये सब 68, 69, 69A, 69B, 69C, 69D एक एक करके चर्चा करते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ चलो सर। क्या है ना, क्वेश्चन करने से प्रैक्टिस थोड़ा सा अच्छा होता है और पढ़ने का मन भी लगता है। नहीं तो ना, मैं देखता हूँ स्टूडेंट सोचते हैं क्या सर सारा दिन थ्योरी सुन सुन के दिमाग खराब क्यों करते हो। अब मेरा भी इच्छा नहीं होता है कि आप लोगों का दिमाग खाऊं सारा दिन, बैठे बैठे काम नहीं क्या। लेकिन क्या करे सर, मैं भी कभी कभी मजबूर हो जाता हूँ, क्योंकि प्रोविजंस अगर आपके कान में देना मेरा दायित्व होता है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको बता दूं कि भाई ये सब है भी, ये सब भी है। नहीं तो आप बोलोगे कभी सुने नहीं है सर, एग्जाम में सब अनकॉमन सा लग रहा है। तो कान में देना देना ये मेरा फर्ज बनता है, इसीलिए पढ़ पढ़ के सुनाने का एक आदत सा हो गया है। अच्छा एक चलो, तो एक छोटा सा क्वेश्चन करके अभी बताओ मुझे, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं देंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन करके मुझे फटाफट आंसर करो। हाँ मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो सर। सर आप लोग যে कनेक्टेड हो या ইলিগাল नहीं? हाँ সরকার बोलो। কোনো পার্সেন্টেজ মানে সরকার কোনো মানে কোনো অ্যাকশন নেয় না কোনো, কিসের জন্য? মানে ইলিগাল সোর্সে কেউ যদি ইনকাম করে তো সরকার কোনো অ্যাকশন না নিয়ে উল্টে নিজে তার থেকে পার্সেন্টেজ নিয়ে নেবে। একই কথা, অ্যাকশন কেন নেবে না? প্রথমে তো ট্যাক্স তো ব্যাপারটা লাগাবেই। হচ্ছে এটা ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট, ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের কাজ করবে। ঠিক আছে। তারপর যখন তোর ইলিগাল কাজ হবে, সেটা তো সেটার জন্য তো ইন্ডিয়ান পেনাল কোড আছে, দ্যাটস এ ডিফারেন্ট पार्ट। आईपीसी है ना सर, शास्त्री মানে धारा। हाँ। হয়ে যাবে। तब देखा जाएगा तुम्हारा गुना जो है वो गुना किस लेवल का गुना है, तुम क्या करते हो, वसूली का काम करते हो, वसूली बाबा समझते हो? हाँ, लोगों से पैसा वसूलना। तो ये जो वसूली बाबा या वसूलने का काम, लोगों को हफ्ता उठाना, लोगों को दम डराना धमकाना, ये सब तो आईपीसी का सेक्शंस में आ जाएगा सर। मतलब जो भी, या फिर किसी को मैनिपुलेट करना, डराना, धमकाना, घूस लेना। हाँ, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, घूस लेते हैं, अपने पावर का इस्तेमाल करके ब्राइब से कमाते हैं, है ना। बहुत सारे हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं। बोलना नहीं चाहिए, जैसे कि सरकारी लोग ज्यादातर केस में, अगर वो किसी बोलना नहीं चाहिए, मतलब विद ऑल रिस्पेक्ट टू ऑनेस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बट जो करप्शन है बेसिकली, तो जिनके पास पावर है वही करप्शन को बढ़ावा देता है। हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि सर समाज खराब है, समाज खराब, समाज खराब। बहुत बार हम लोग बोलते हैं कि जो इलिटरेट लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, ठीक है, उनके लिए ही समाज खराब है, बट ये सोच गलत है सर। आप लोग कभी सोचना, इलिटरेट लोग मतलब जिनको हम लोग मूर्ख बोलते हैं, या फिर जो लोग पढ़ा लिखा नहीं है, स्लम डवेलर्स, बस्ती में रहते हैं, गांव में रहते हैं, ये लोग समाज के लिए उतना भी प्रॉब्लमेटिक, उतना क्या, ये लोग समाज के लिए बिल्कुल हानिकारक नहीं। समाज के लिए हानिकारक है सो कॉल्ड एडुकेटेड करप्टेड लोग, सो कॉल्ड एडुकेटेड करप्टेड लोग, जिनके पास नॉलेज भी है पर नॉलेज का गलत इस्तेमाल है। ठीक है, बहुत जगह में आप लोग सुनोगे, बोलते हैं कि गरीबी जो है यही आतंकवाद का जड़ होता है। बहुत जगह में आप सुनते होंगे। ठीक है, लोग बोलते हैं जितना गरीबी रहेगा उतना आतंकवाद फैलेगा। लेकिन आप सोचो, ओसामा बिन लादेन को कभी सोचना, ओसामा बिन लादेन क्या गरीब था? या फिर जो लोग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ओसामा के कहने पे उड़ा दिया था, क्या वो लोग गरीब था? तो फिर वो लोग क्यों आतंक फैला रहा? अच्छा खासा कॉर्पोरेट जॉब करता था, दिमाग वाले लोग थे। बेसिकली आतंक फैलाना या करप्शन करना,
इनके पीछे का मेन कारण वो नहीं है, ये स्वभाव है। ये स्वभाव है। अब सरकार ऑब्वियसली गवर्नमेंट का तो काम ही है सर, करप्शन को कम करने के लिए जो कॉन्सेप्ट है ना सर, वो समाज सुधार होना चाहिए, सोसाइटल डेवलपमेंट उस लेवल में होना चाहिए। छोड़ो सर, ये सब बातें एक अलग लेवल का बात चर्चा हो जाएगा, उस लेवल पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है। सर आप पहले जाते हो फिर बोलते हो नहीं जाएंगे, सॉरी सर, चलो ठीक है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना काम करेगा, उसके बाद गवर्नमेंट आके आपको उठा के लेके जाएगा। तो सरकार का तो दूसरा डिपार्टमेंट है, अरे भाई क्या कर रहे हो, गलत उपाय से क्यों कमा रहे हो, चलो जेल का घानी खाओ। सर बड़े बड़े बैंकर को नहीं छोड़ रहा है, देख पा रहे आप? हाँ, सेबी के ऑफिशियल्स, टॉप ऑफिशियल्स को नहीं छोड़ रहा है। हाँ, ये चंदा कोचर जी का केस बन रहा है, फिर वो सेबी का जो एक बड़ा फेमस लेडी, उसके बारे में मैंने बहुत बार क्लास में बताया, 2010 से लेके 13 तक सेबी का हेड थे। हाँ, जिन्होंने ऐसा करप्शन बना के बोला था कि कोई हिमालयन योगी, तो कोई हिमालयन बाबा उनको इंफॉर्मेशन देता है। हाँ, हम लोग मतलब सिद्धि करके, मतलब स्पेशल पावर से मतलब लोगों को गुमराह करने के लिए, मतलब भयंकर केस है एनएससी का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का और सेबी का। अभी जेल में है, मैं उनका नाम भूल जा रहा हूँ। किसी को नहीं छोड़ेगा, मिनिस्टर लोग भी सब खत्म हो जाएगा, जो भी करप्टेड हो रहा है, बस सही एक्शन लेने का जरूरत है। आप बंगाल में भी देख पा रहे हो क्या हो रहा है। सर मिस्टर राघव, एज 26 ईयर्स, ठीक है, ज्यादा एज नहीं है। एज इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। एंड रेसिडेंट इन इंडिया, इंडिया का ही रेसिडेंट है। टोटल इनकम बोला है 4,40,000। एक इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ सर, बस चेक करने के लिए। 4,40,000 का इनकम है, इसमें इंक्लूडिंग सैलरी, इनकम, बैंक इंटरेस्ट, फिक्स डिपॉजिट्स, सब मिला जुला के हैं। नाउ द वेरी बेसिक क्वेश्चन इज कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी। अभी मेरे साथ साथ 2 मिनट में जवाब दो। चलो कौन पहले जवाब देता है? आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। मिस्टर राघव 26 ईयर्स के हैं, रेसिडेंट भी है, टोटल इनकम 4,40,000 कर रहा है, इसमें सैलरी इनकम भी है, बैंक इंटरेस्ट भी है, एफडी इनकम भी है। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं सर। मुझे बस इतना बताओ, इनका टैक्स लायबिलिटी क्या बनेगा 4,40,000 इनकम। सर बोलो, क्वेश्चन समझ में आया रे आप लोगों को? आया? नील, नॉमिनल? স্যার এ তো পুরোটাই রিবেট পেয়ে যাবে, यस, মানে पूरा ही। ওল্ড ট্যাক্সে। हाँ हाँ, न्यू रेट मतलब ये जो करेंटली जो बोला है, मतलब रिसेंट जो बजट है वो हमारा सिलेबस में करेंटली नहीं है। ठीक है, वो जो नवंबर दिसंबर में एग्जाम के लिए होगा तब मैं बताऊंगा, फिलहाल उसके बारे में मत सोचिए। मतलब जो ओल्ड रिजिम है, ठीक है, रेगुलर रेगुलर प्रोविजन है। ওতে পুরোটাই রিবেট পেয়ে যাবে, যেটা 12,000 5 লাখ অব্দি রিবেট আছে। यस, रेगुलर प्रोविजन को यूज करना है, वेरी गुड सर। तो इसका हिसाब कैसे लगाएंगे? सबसे पहले तो ऐसे करेंगे सर, रेगुलर प्रोविजन यूज करना है। आप बस सिंपल करोगे टैक्स ऑन टोटल इनकम, टैक्स ऑन टोटल इनकम। तो टोटल इनकम में टैक्स कितना है इनका? 4,40,000 का। कैसे करोगे? आप टू 2.5 लाख एट द रेट नील, है ना, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, ग्रेटर देन 2.5 लाख टू, क्या 5 लाख तक जाएंगे कि 4,40,000 पे ही रुक जाएंगे? हाँ, 5 लाख तक 4,40,000 जाएंगे। 4,40,000 যতটা ট্যাক্স হবে ওটাই পুরোটা রিবেট। थैंक यू सर। तो 2.5 लाख से 4,40,000 में डिफरेंस कितना होता है?
2,40,000। 2,40,000 না 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 1,90,000 1,90,000 का डिफरेंस होता है। थैंक यू। 1,90,000। हाँ 1,90,000 का डिफरेंस होता है। 1,90,000 पे कितना परसेंटेज लगाएंगे? 5%। हाँ 9,800 कितना आ रहा है? 880 9,880 क्यों? 4,40,000 माइनस 2,50,000 1,90,000 1,90,000 पे 5%, तो 1,90,000 पे 5% 9,880 आ रहा है। না না আমি ট্যাক্স লায়াবিলিটি বললাম। 1,90,000 इंटू 5%। হ্যাঁ ওরকমই 5 লাখে 12,500 হয় না, কোনটা একটু 9,500 কম ওরকমই হবে। 9,500 9,500। हाँ बोल। ট্যাক্স লায়াবিলিটি বললাম। टैक्स लाइबिलिटी क्यों होगा? रिबेट मिल जाएगा तो, क्योंकि इनका হ্যাঁ মানে इनकम। হবে সেটাই আর কি। हाँ तो फिर टैक्स लाइबिलिटी तो फिर 880 क्यों जाएंगे? इसको तो रिबेट मिलेगा, क्योंकि इनका तो टोटल इनकम 5 लाख के अंदर ही है ना। तो रिबेट का रूल क्या है? मैंने आप लोगों को पढ़ा के सुनाया था पहले भी, है ना। रिबेट कब मिल जाता है? अगर किसी का इनकम अप टू 5 लाख तक होता है तो सरकार उसे, अगर वो इंडियन रेसिडेंट भी है, इसीलिए रेसिडेंशियल स्टेटस इंपॉर्टेंट है। अगर यही नॉन रेसिडेंट होता तो रिबेट ना मिलता। रिबेट ऑफ अप टू 12,500 फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, पॉइंट टू बी नोटेड। जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसमें ये चीज का ख्याल रखिएगा, एक एक लाइन का मतलब होता है सर। अगर यही चीज नॉन रेसिडेंट बोल देता ना, तब आप ये रिबेट यूज नहीं कर पाते। मतलब आप बस 5 लाख के अंदर बोल के रिबेट देके आ जाओगे, ऐसा मत करना सर। मैं देखता हूँ स्टूडेंट ऐसे गलती करते हैं कि सर नहीं देखा, नॉन रेसिडेंट नहीं देखा। ये कोई बहाना नहीं चलेगा सर, है ना। नॉन रेसिडेंट नहीं देखा ऐसा बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इसीलिए ये सब सिली सिली मैटर है, बट क्या है ना, सिली चीज ही हम लोग कई बार भूल जाते हैं। तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A लिख दो, लोअर ऑफ टैक्स पेएबल और 12,500, मतलब 12,500 या फिर जो टैक्स अमाउंट हो रहा है उनमें से जो कम है, ये बात लिखना चाहिए सर, ठीक है। तो आपका हो रहा है 9,500 और इधर मैक्सिमम लिमिट है 12,500। तो 9,500 12,500 में लोअर कौन है? 9,500। तो आपको रिबेट मिल जाएगा 9,500, ना कि 12,500। तब तो नेगेटिव दिख जाएगा। अगर आप यहाँ पर 9,500 की जगह 12,500 माइनस कर देते हो तो आपका तो एक नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा। बट ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सर। लोअर ऑफ टैक्स पेबल और 12,500 विच एवर इज लोअर, ठीक है। मतलब ये ऐसे भी बोल सकते हैं, टैक्स पेबल एंड 12,500 विच एवर इज लोअर। तो बेसिकली आपका टैक्स लायबिलिटी बनेगा नील। ओके, बेसिकली आपका टैक्स लायबिलिटी बनेगा नील। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, बट फिर भी कुछ चीजों का ध्यान रखने वाला था। तो ये हो गया आपका टैक्स लायबिलिटी। ओके, आई थिंक सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए। अच्छा, और एक इजी क्वेश्चन देते हैं सर। पहले थोड़ा इजी कर लेते हैं तो फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। अनदर एग्जांपल लिखो। मिस्टर द्विवेदी, मिस्टर द्विवेदी, एज बोला है सर 39 ईयर्स, ठीक है। एज 39 ईयर है एंड रेसिडेंट है, रेसिडेंट इन इंडिया। ओके, 39 ईयर के हैं, रेसिडेंट इन इंडिया भी है, हैज ए टोटल इनकम ऑफ रुपीज 4,80,000, जिसमें इंक्लूडिंग, मतलब ये जो 4,80,000 है, ये क्या क्या चीज से बना है? कॉम्प्राइजिंग ऑफ LTCG मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112, ठीक है, कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी।
असेसमेंट ईयर है 23-24। बताओ सर, बताओ सर क्या करें। 4,80,000 का इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनकम जो है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का इनकम है सर। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे क्वेश्चन, प्लीज एक बार बोलो। अरे बोलो सर, क्या आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। बोलो सर बोलो। एक मिनट, आप लोग आंसर देने का कोशिश करो, मैं थोड़ा सा पेन का नीब बदल रहा हूँ। चक्कर बोलो सर, आंसर दो। मुझे नील का आवाज नहीं आ रहा है, विश्वजीत का, शुभोजीत का, बोलो सर। नवनील, क्या जवाब होगा? हाँ सर बोलो सर। ट्राई कोर्चिज की कोर्चिज ना और को अयन बोल सर, आंसर दे, आंसर दो सर, आंसर दो। टैक्स ऑन टोटल इनकम 96,000 হচ্ছে। 96,000 टैक्स लाइबिलिटी। हाँ, टैक्स 20%। लाइबिलिटी। हाँ, 96,000 হচ্ছে, 4,80,000 টোটাল ইনকাম করছে, ট্যাক্স কত লাগবে ক্যাপিটাল গেনে? 112 এ ক্যাপিটাল গেন করলে ট্যাক্স লাইবিলিটি কত হয়? দেখ আমি একটা ট্যাক্স রেট আগেও বলেছি, আরেকবার বলে দিচ্ছি। ওই যে 1,00,000 টাকার উপরে গেলে তোমার 10%। কত লাখ টাকার উপরে গেলে? 1,00,000 টাকার উপরে গেলে 10%। হুম, সেটা কি এখানে লাগু হবে? এখানে কি 112 বলেছে সেটা? 1 লাখের উপরে আছে না নিচে আছে? তো 4 লাখ কত দিয়েছো? 4,40,000 বলেছে, সরি 4,80,000 বলেছে, 4,80,000। দেখে আমি এটা ট্যাক্স রেট লিখিয়েছিলাম না, ওখানে আমি বলে রেখেছিলাম টैक्स रेटे কত হলে কত टैक्स দিতে হবে, मतलब कितना इनकम पे कितना टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें कैपिटल गेन वगैरह होने से भी उसका भी एक अलग रेट चार्ट होता है सर। जैसे कि अभी इसने जो बताया, ठीक है, ये देखो 112 होने से 20% टैक्स रेट है। देखो सर, ये मैं पहले भी कैपिटल गेन चैप्टर को कराने के टाइम पे भी मैं इसके बारे में बोलता हूँ, लेकिन फिलहाल कैपिटल गेन चैप्टर के हिसाब से नहीं, बेसिक चैप्टर के हिसाब से आपको आइडिया ले लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एज पर सेक्शन 112A। ओके, अब आप बोलोगे सर 112A क्या है? सर 112A इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर इन ए कंपनी। अगर आप शेयर वगैरह कन्वर्ट करके मतलब ट्रांसफर करके जो इनकम करते हो वो 112A में आता है। अगर आप कोई इक्विटी ओरिएंटेड फंड, इक्विटी ओरिएंटेड फंड मतलब सर म्यूचुअल फंड, बट जो म्यूचुअल फंड टोटल म्यूचुअल फंड का जो टोटल इन्वेस्टमेंट एरिया है उसका 75% या 65 to 75% मतलब फंड का पैसा इक्विटी मतलब शेयर मार्केट में जाता है। ऐसा किसी फंड का म्यूचुअल फंड में यूनिट होल्ड करके उसको बाद में कन्वर्ट मतलब ट्रांसफर करते हो और उसमें आपको जो गेन होता है, या फिर कोई बिजनेस ट्रस्ट उसमें भी आपने इन्वेस्ट किया और आपके कोई गेन हुआ, ऐसी चीज अगर आपके सामने आ रहा है तो फिर आपको कैपिटल गेन जो टैक्स लगेगा वो है 10%, जैसे कि स्नेहासिस ने बताया, इसे 10% लगेगा, बट दैट इज फॉर 112A।
और उसमें और एक बात याद रखना पड़ता है सर कि अगर आप शेयर ट्रांसफर करके कमा रहे हो, अगर आप इक्विटी ओरिएंटेड फंड ट्रांसफर करके गेन कैपिटल गेन कर रहे हो, अगर कोई बिजनेस ट्रस्ट का म्यूचुअल मतलब वो भी एक तरह का म्यूचुअल फंड ही होता है। ये जैसे यूनिट वर्ड देख के ही समझ जाना, मतलब कोई फंड है जिसमें आप पैसा डाल रहे हो, ठीक है, यूनिट फंड का होता है। जैसे शेयर में हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विटी में शेयर बोलते हैं हम लोग, शेयर मार्केट में हम लोग कितना शेयर होल्ड कर रहे हैं ऐसे बोलते हैं। म्यूचुअल फंड के केस में या किसी भी फंड के केस में हम उसे यूनिट होल्ड करना बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इस बात का एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आप 1 लाख से ज्यादा कमाते हो तो ही जाके आपका कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, और इन दैट केस टैक्स रेट जो है वो 10% लगेगा। लेकिन ये 10% तभी लग सकता है, याद रखिए इसमें भी एक कंडीशन है, कंडीशन फॉर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ दिस कंसेशनल रेट। नॉर्मली इसमें भी 20% ही लगता था, लेकिन इसको कंसेशन दिया गया 10% में। लेकिन तभी आपको 20 की जगह 10 देना पड़ेगा अगर आप अपना एसटीटी जो है वो पे कर रहे हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। शेयर मार्केट के थ्रू से जो लोग काम करते हैं ब्रोकर के थ्रू से वगैरह, ठीक है, वहां पर तो एसटीटी काट के ही आपका पेमेंट होता है, नो इशू। बट अगर कोई अनऑर्गेनाइज वे में या फिर कोई प्राइवेट सेगमेंट में कुछ ऐसा शेयर मार्केट मतलब कंपनी का शेयर ट्रांसफर हो रहा है, तो ऐसे केसेस में एसटीटी पे करना अलग से पड़ता है। तो वही बात कर रहा है कि एसटीटी पे होगा तभी जाके आप ये जो डिस्काउंटिंग रेट है वो आप अवेल कर सकते हो। तो बेसिकली हमारे जो क्वेश्चन मैंने आपको जो दिया ये 112 का था कि 112A का था? हाँ सर, স্যার 112 হবে এটা। समझ रहे हो सर? देखो फिर से सिली सिली मैटर। हाँ, एक गाना है ना यारा सिली सिली, सिली सिली मतलब हिंदी में सिली का मतलब होता है धीरे धीरे, ठीक है। बट यहाँ पर हमारे केस में सिली का मतलब है बोका बोका। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चीज में बोका बोका बन जाते हैं, ठीक है, छोटा छोटा चीज में हम लोग बोका बोका बन जाते हैं। तो वही चीज है, तो थोड़ा सा जो चीज हमें लगता है कि अरे यही तो है, पर फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं हल्का फुल्का धोखा खा जाते हैं, ठीक है। স্যার 34,840 ট্যাক্স লাইবিলিটি হবে। দেখছি দাঁড়া, হ্যাঁ আই থিঙ্ক ইউ আর রাइट, आई थिंक यू आर राइट। तो हमारे इस केस में ये 112 का कॉन्सेप्ट था, 112 का कॉन्सेप्ट था जिसमें 20% लगता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, टैक्स एट द रेट 20%, ठीक है, टैक्स एट द रेट 20%। लेकिन ये 20% किस पे लगाएंगे, 20% ऑन 2,30,000 पे लगाएंगे। सर अभी 2,30,000 कहाँ से ले लिया? सर 4,80,000 हमारा टोटल इनकम है, यहाँ से बेसिक लिमिट को माइनस कर दो, 2.5 लाख तक तो आपका छूट है ना सर। तो 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है। बीइंग अनएग्जॉस्टेड, ये 2.5 लाख के नीचे लिख दो बीइंग अनएग्जॉस्टेड, ठीक है, बीइंग अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, ओके, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ये होता है, ओके। तो फिर बात क्या हो गया, 2.5 लाख तक छूट है, 4,80,000 से 2.5 लाख चला गया, 2,50,000 चला गया, तो बचा क्या 2,30,000। 2,30,000 पे 20% लगाओगे, 2,30,000 पे 20% लगाओगे तो कितना बनता है 46,000। हाँ सर 46,000। इसमें रिबेट लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। तो लगा दो रिबेट, जब सरकार ने दिया तो छोड़ना क्यों? স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। बोलो। হ্যাঁ বলছি এই ক্যাপিটাল গেনে যে ইনকামটা হয় এখানেও কি 2.5 লাখ অব্দি লিমিট আছে, বা এখানে যেটা Yes, ট্যাক্স হয় মানে যা ইনকাম হবে তার উপরই ট্যাক্স দিতে হয় এরকম না না? যা যা ইনকাম হবে তার উপরে ট্যাক্স দিতে হবে না। আমার যে বেসিক এক্সেম্পশন লিমিটটা থাকবে আমি লিমিটটাকে ইউজ করব, ওই লিমিটের উপরে গেলে তবেই ট্যাক্স আচ্ছা দেবে। আচ্ছা। ও মানে ক্যাপিটাল গেইন মানে আমি ধরো মিউচুয়াল ফান্ড থেকে যা ইনকাম হলো সেটাও আমার এখান থেকে 2.5 লাখের মধ্যে আমি এক্সেম্পশন পাবো আমি একটা? হুম 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 হুম। ওকে। যখন টোটাল ইনকাম ওভারঅল ক্রস করে যাবে তখন তার উপরে ট্যাক্স দেবো। এর অনেকগুলো ভ্যারাইটিস হয়, আমি করাবো আস্তে আস্তে, ওকে। আরো অনেক কোয়েশ্চেন আছে এরকমের। যেমন যেমন ধরো একটা ক্ষেত্রে मतलब देयर इज वन टाइप ऑफ इनकम जिसमें एकदम आंख बंद करके आप लोग फ्लैट लगा सकते हो, दैट इज विनिंग फ्रॉम लॉटरी, हॉर्स रेस, ठीक है, गैम्बलिंग वगैरह। इसमें तो ये किसी के साथ एडजस्ट नहीं करता, मतलब 2.5 लाख के साथ भी बेसिक लिमिट भी अप्लाई नहीं होता, जो कमाओगे पूरा सरकार एकदम मतलब पूरा फटाक से एकदम काट देगा, एकदम जड़ से 30% काट के आपको थप्पड़ लगा देगा। लेकिन बाकी बहुत सारा जगह में जैसे कैपिटल गेन के केस में आपको एडजस्ट करने का मौका देता है। जैसे अभी 112A में क्या देगा कि 1 लाख
के नीचे का अगर कोई मानो कि आपने म्यूचुअल फंड या शेयर ट्रांसफर किया, স্যার ठीक है, बोलो। তুমি বলে না, তাও বলছি একটা জিনিস বোঝাচ্ছ, বলে নাও, মাঝে মাঝে কথা বলবো না। हाँ, मैं यही बोल रहा था कि जैसे मानो कि तुम शेयर ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब शेयर बेसिकली सेल करके पैसा कमा रहे हो, तो अगर तुम्हारा शेयर सेल करके, म्यूचुअल फंड सेल करके अगर 1 लाख से कम का तुम्हारा गेन हो रहा है, तो उस पे सरकार क्या बोल रहा है, 1 लाख के कम है तो टैक्स नहीं लगाए, ठीक है, 1 लाख के ऊपर जाएगा तो टैक्स लगाएंगे, कंसेशन रेट। तो ये सब कॉन्सेप्ट है। आप बोल, तू क्या बोल रहा था? স্যার আমি বলছি স্যার, লটারিতে কেউ যদি ধরো 1 কোটি টাকা পেলো, 30% কেটে তোকে বাকি টাকা দেবে। 30% কেটে আমাকে দিচ্ছে, 70 লাখ টাকা হুম। আমার মানে হুম অ্যাজ পার্সে আমি হাতে পেলাম। হুম ওই টিডিএস 30 লাখ টাকা আমরা গভর্নমেন্ট টিডিএস কাটলো না, ট্যাক্স কাটলো ওটা। হুম ওই যে ট্যাক্স Yes. যেটা কাটলো, যদি আমি প্যান রেজিস্টার হই হুম বা আমার যদি প্যান রেজিস্টার থাকে, তাহলে আমি কি টিডিএসটা আমি রিটার্ন পাবো? না, ওই টিডিএসটা অ্যাডজাস্ট করতে দেবে না। আচ্ছা, ওটা নন অ্যাডজাস্টেবল টিডিএস, তাই তো? ওটা নন অ্যাডজাস্টেড, ওটা তো সরকার তোর থেকে ফ্ল্যাট নিয়ে নেবে। মানে তুই বলতে চাইছিস আমি মানে টোটাল ইনকাম ক্যালকুলেট করার সময় বাকি যে ইনকাম করবো ওর সঙ্গে ওই টিডিএসটা অ্যাডজাস্ট করবো, ওই টিডিএস অ্যাডজাস্ট হ্যাঁ। করতে দেবে না। আচ্ছা, তার মানে ওটা টিডিএস না, এক প্রকার ট্যাক্সই দিচ্ছি পুরো। হ্যাঁ, ওটা ট্যাক্স, ওটা টিডিএস না, ফ্ল্যাট রেট অফ ট্যাক্স, ঠিক ওটা আছে। টিডিএস না। अच्छा, तो लोअर ऑफ 46,000 और 12,500, ओके, मतलब 46 और 12,500 whichever is lower, तो whichever is lower 12,500 is lower, तो just minus this from 12,500, तो आंसर इज 33,500। तो 33,500 के ऊपर क्या कर लेंगे सर, 33,500 पे एडुकेशनल हेल्थ सेस लगा देंगे। आई थिंक शुभजीत ने ऑलरेडी मुझे सही आंसर दे दिया था, ऐड कर दो एडू एंड हेल्थ सेस, एडू एंड हेल्थ सेस, ठीक है, एडू एंड हेल्थ सेस कितना @4%, तो 33,500 एंड 4%, आई थिंक 1340। एक बार श्योर करना, हाँ सर, एक बार श्योरिटी दे देना मुझे। अच्छा, तो फिर कितना हो जाएगा सर दोनों को टोटल करके? 38,840, ओके। दिस इज योर टैक्स लाइबिलिटी, दिस इज व्हाट, दिस इज टैक्स लाइबिलिटी। मेरा नीचे जगह नहीं था बोल के मैंने सेम पेज के लिए दिखा दिया। हाँ बोलो। 34840 হবে তো নাকি? 34,840, 34,840, सॉरी 38,000 नहीं, सॉरी आई एम सॉरी, 34,840, 34,840, ठीक है। तो ये रेगुलर प्रोविजंस में ये कॉन्सेप्ट काम करेगा सर, ठीक है। बाकी अगर कोई बोलेगा सर हम 115 बीबीए यूज करेंगे, तो अगर आप उसमें एलिजिबल होते हो तो करके देख सकते हो, बट इन आवर क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, इसमें हम लोग रेगुलर प्रोविजंस में ही करने के बारे में सोचा था, ठीक है सर। अब 115 बीबीए का क्या कॉन्सेप्ट है ये सब आप लोग जानते भी हो, क्योंकि हम लोग मंगलवार बुधवार वाला जो क्लास चल रहा है वहां पर ये सब टोटल इनकम में डिस्कशंस कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर बात कर लेंगे। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो आप रेगुलर ही करना, या फिर रेगुलर के साथ साथ 115 बीबीए भी यूज कर लेना, लेकिन 115 बीबीए यूज करने का कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, नॉट ऑलवेज यूज कर सकते आप, और एक बार कर लिया तो फिर जैसे बिजनेसमैन के केस में अगर एक बार कर लेता है तो फिर वो उसको रिटर्न वापस नहीं आ सकता, ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शंस मैंने आपको पहले भी बताया। ओके, ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, सेकंड वाला क्वेश्चन। अच्छा चलो और एक क्वेश्चन करो, थोड़ा क्वेश्चन करो सर मेरे साथ साथ। बाकी सबाई হচ্ছে তো? अरे अर्क, अयन, नवनील, হ্যাঁ স্যার। ओके, नील, नील হচ্ছে, विश्वजीत का आवाज नहीं आ रहा है, विश्वजीत होल्ड में दिखा হ্যাঁ है। मिस्टर एक क्वेश्चन करो सर। मिस्टर त्रिवेदी, ठीक है, मिस्टर त्रिवेदी, मिस्टर त्रिवेदी का एज क्या है? 40 ईयर्स, 40 साल के त्रिवेदी जी, एंड रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है, त्रिवेदी जी इंडिया का रेसिडेंट भी है।
सर तो फिर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं सर। एज अ टोटल इनकम ऑफ 4 करोड़ 50 लाख, ठीक है, 4 कोटी 50 लाख, कितना टोटल इनकम दिया? टोटल इनकम ऑफ 4 करोड़ 50 लाख, comprises long term capital gain, long term capital gain under section 112. Okay, long term capital gain under section 112 of 55 lakh। 55 लाख बार है कितना होता है? एक जीरो ज्यादा हो गया लग रहा है। चलिए, मेरा पेन आज बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, मैं इसको ना चेंज के लिए इसका नीब को खोल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए दिक्कत हो रहा है लिखने में। लिख लिया सर 55 लाख। 112 में कैपिटल गेन कर रहे हैं 55 लाख का। 55 लाख, ठीक है। और क्या बोला सर? शॉर्ट टर्म भी कुछ बोला है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 3 करोड़, नहीं सॉरी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है सर अंडर सेक्शन 111A, ओके, 111A ऑफ 65 लाख। 65 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोला है 111A के तहत। ऐसे तो ये कैपिटल गेन में डिटेल चर्चा होता है ये सब, फिर भी मैं आपको बेसिक्स में भी कुछ पॉइंट ऑलरेडी बता दिया। अदर इनकम ऑफ 3 करोड़ 30 लाख। 3 करोड़ 30 लाख का अदर इनकम है। कंप्यूट करके बताओ टैक्स लायबिलिटी असेसमेंट ईयर 23-24। assume Mr. Trivedi not opted for section 115 BSc। क्वेश्चन समझ गए ना सर? हेलो, क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया? बोलो सर, क्या क्वेश्चन समझ में आया? यार लिख लिया कि नहीं लिखा? थोड़ा जवाब तो दो बीच बीच में, एकदम सन्नाटा छा जाते हो, समझ में कैसे आएगा? सर कैसा? थोड़ा Yes, हाँ sir. ना। ओके सर, थैंक यू। ट्राई करो सर, ट्राई करो, मैं वेट कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं वेट नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा पेन का नीब को ठीक करने का कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं ये निकल ही नहीं रहा। चल जा भाई, इतना तंग करेगा।
बताओ सर, ये मिस्टर त्रिवेदी का टैक्स लायबिलिटी क्या होगा? मैं बहुत उम्मीद के साथ हूँ कि आप लोग बताओगे। इसका जवाब आएगा। पहला जवाब किससे मुझे मिलेगा? चलो, करना पड़ेगा। चलो मैं भी सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर दो कैपिटल गेन का अलग अलग सेक्शन दिया है, आपको तो सबसे पहले ये नॉलेज होना चाहिए क्योंकि कैपिटल गेन का रेट थोड़ा अलग होता है। 112 में जैसे 20% का टैक्स रेट लगता है, ठीक है, वैसा ही 111A में 15% का टैक्स रेट लगता है, ठीक है। अगर 111A का बात है तो फिर उसमें 15% का टैक्स रेट लगता है सर, ठीक है। तो उसमें ये 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हर किसी में नहीं। अगर आप इक्विटी शेयर शॉर्ट टर्म होल्ड करके फिर बेचते हो, मतलब शेयर शेयर होल्ड कर रहे हो किसी कंपनी का, और फिर उसको विद इन 1 ईयर मतलब 12 मंथ से कम अगर होल्ड करके किसी को बेच देते हो, मतलब बेसिकली शेयर ट्रांसफर कर देते हो, तो आपको 15% टैक्स रेट लगता है। अगर इक्विटी ओरिएंटेड फंड है तो भी बिजनेस ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट है, सिमिलर सेम, ठीक है। और एक बात, द ट्रांजैक्शन ऑफ सेल ऑफ सच इक्विटी शेयर और यूनिट शुड बी एंटर्ड इनटू ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2004। मतलब आपके पास जो भी शेयर और म्यूचुअल फंड्स जो भी आपको है वो 2004 के बाद आपने लिया है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। और सच ट्रांजैक्शन शुड बी चार्जेबल टू एसटीटी, और उसमें एसटीटी भी आप पे करते हो, तो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। ये बात कर दिया सर। तो 111A के तहत शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है तो 15% टैक्स रेट लगाता है। 112 जो है 112 20% लगाता है, और 112A अगर है तो वो 10% अगर 1 लाख क्रॉस करे तो, ठीक है। तो ये तीन चीज का बेसिक ख्याल रखिए। ये बेसिक ख्याल अगर आप रख लेते हैं तो आपका बहुत बड़ा काम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो कैसे करें? सबसे पहले ना অ্যান্সারটা जल्दी बॉल बॉल बोलो सर। 1 মিনিট, মানে ঠিক হবে কিনা জানি না, মানে 152222350 এরকম বেরোচ্ছে। 15 222350। 15222350 एडुकेशन हेल्थ लगा के? হ্যাঁ স্যার। अच्छा चल, वेट कर मेरे साथ साथ देख कि कुछ गड़बड़ हुआ है कि नहीं। टैक्स ऑन टोटल इनकम 4 करोड़ 50 लाख। चलो मुझे एक आंसर तो मिला है, पर बाकियों का भी मैं वेट कर रहा हूँ। मेरा टोटल इनकम कितना है? 4 करोड़ 50 लाख का है, ठीक है। 4 करोड़ 50 लाख का मेरा टोटल इनकम है, बट इसमें से 112 जो है सर, 112 के हिसाब से कितना रेट लगता है? @20%। 20% ऑफ व्हाट? किस पे लगाएंगे 20%? सर 55 लाख का मेरे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, 55 लाख का, उसको हम अलग कर देंगे। और मेरे पास 111A भी है, उसमें @15% रेट में मेरे पास 65 लाख का कैपिटल गेन है, उसको भी हम अलग कर देंगे। तो मुझे एक चीज बताओ, जब आप 55 लाख पे 20% लगा रहे हो तो आपका टैक्स लाइबिलिटी क्या बन रहा है? 55 लाख के 20% 11 लाख सर, হ্যাঁ স্যার। है? और 65 लाख पे 15% कितना होता है? 9,75,000। 9,75,000। चेक कर लेना सर, सबको सभी को बोल रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन कई बार जल्दबाजी में गलती हो जाते हैं। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कैलकुलेट नहीं करता हूँ।
थोड़ा बैड हैबिट्स है। अच्छा अब आगे देखें तो फिर बचा क्या, अदर इनकम। कैपिटल गेन में जो अलग टैक्स रेट लगाना चाहिए वो हम लोगों ने लगा दिया। अब टैक्स ऑन अदर इनकम का खेल क्या बचा है सर, 3,30,00,000 का, 3,30,00,000 का मेरे पास अलग इनकम है, ठीक है। बट ये अलग इनकम का कोई अलग टैक्स रेट तो है नहीं, तो ये जो अलग इनकम है, अदर इनकम है, इस पे क्या लगता है, स्लैब लगता है। और स्लैब का रूल यू ऑल नो सर, अप टू 2.5 लाख @NIL, ग्रेटर देन 2.5 to 5 लाख @5%, जिसका वैल्यू होता है 12,500। सदाबहार रूल है, मतलब ये करते करते याद हो जाता है सर कि 2.5 लाख से 5 लाख 12,500 होता है। फिर 5 लाख से 10 लाख @20%, ये भी सदाबहार है, मतलब 5 लाख का गैप में 20% लगता है तो 1 लाख आ जाएगा। ये तो समझ में आ रहा है सर। फिर ग्रेटर देन 10 लाख टू, कब तक चले, कब तक चले सर, 10 लाख से 3,30,00,000। 3,30,00,000। वेरी गुड सर, 3,30,00,000, ठीक है। सही लिखा क्या, या एक जीरो ज्यादा दे दिया, टोटल 6 जीरो होगा, हाँ सही दिया है, @30%। तो 10 लाख से 10 लाख टू 3,30,00,000, 3,30,00,000 टू 10 लाख का डिफरेंस कितना होता है, इसका डिफरेंस 9,60,000। 9 लाख, 9 लाख सर, ठीक से सर बोलो, 96 96 है। 96 लाख। इस पे 30% लगाओगे तो 96 लाख होगा, कैलकुलेट करके देख लो एक बार। 3,30,00,000, वहां से 10 लाख घट जाएगा तो 3,20,00,000 होगा। तो जो जो गैप हो रहा है उस पर 30% लगाओगे तो 96 लाख बनता है। तो ये 96, 1 लाख और 12,500 कुल मिला के कितना होता है सर, कुल मिला के कितना हो जाएगा, 9712,500। 9712,500, 97,12,500, ओके, 97,12,500। अब इस पे रुक जाओ सर, थोड़ा खेल है। अच्छा अभी तक हमारा जो इनकम हुआ है उसमें, मतलब जो टैक्स लाइबिलिटी बना है नॉर्मल में 55 लाख का मेरा 112 था, मतलब कैपिटल गेन था, उस पे मेरा 20% लगा 11 लाख का है सर। फिर मैंने 65 लाख का कैपिटल गेन किया 111A के तहत, उसमें मेरा 9,75,000 का मेरा टैक्स लाइबिलिटी बना। और इधर मेरा 97,12,500 का बन रहा है नॉर्मल स्लैब में। ये तीनों को टोटल करें जरा, तीनों को जरा टोटल करें, 97,12,500, 11 लाख और 9,75,000, ये तीनों को टोटल करके मुझे जरा बताएं कि मेरा कितना वैल्यू हो रहा है। आई थिंक 117,500। 117 87500। 87500, मतलब 1,17,87,500। नाउ वेट एंड वॉच सर, आगे देखो होता क्या है। अब आगे क्या होता है इसको समझने के लिए मैंने आपको पहले पहले दिन प्रोविजन समझाया था। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा है, और अगर आपको याद नहीं है तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हम आपको बोलने वाले हैं। अब देखो ये जो सरचार्ज का रूल है, याद करें जरा, जो सरचार्ज का रूल है सरचार्ज का रूल जब 100, मतलब जब कैपिटल गेन साथ में होते हैं, सरचार्ज नॉर्मली किस में लगता है, अगर आपका इनकम 50 लाख क्रॉस कर जाए, अगर आपका इनकम 1 करोड़ क्रॉस कर जाए, है ना, तब आपको सरचार्ज लग जाता है। अब आप यहाँ पर जरा देखें कि आपका सरचार्ज यहाँ पर कितना क्रॉस कर रहा है सर 1 करोड़ या 2.5 करोड़, कितना क्रॉस कर रहा है, आपने टोटल कितना कमा लिया, 3 करोड़ से ज्यादा कमा लिया, आपने 3 करोड़ से ज्यादा कमा लिया। तो अगर आपने 3 करोड़ से ज्यादा कमा इनकम कर लिया तो आपको कितना सरचार्ज लगेगा, आपको कितना सरचार्ज लगेगा सर। तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड वाला प्रोफार्मा दिखा देता हूँ आपको।
ये देखिए, ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा के रखा था, बेसिक्स का स्टार्टिंग लेक्चर्स में मैंने इसके बारे में बता दिया था आपको। जहां पर टोटल इनकम, ध्यान से देखे जरा, जहां पर टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन, इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 111A, 112 एंड 112A, तीनों मिला के अगर 50 लाख क्रॉस करता है बट 1 करोड़ से नीचे है तो आपको 10% का चार्ज लगता है। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ध्यान से समझना। जहां पर आपका टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 111A, 112 एंड 112A सबको मिला के 1 करोड़ से ज्यादा होता है बट 2 करोड़ से कम होता है, लेस देन इक्वल्स टू, मतलब 2 करोड़ इक्वल एंड उससे थोड़ा कम, अगर ऐसा होता है तो आपको 15% का चार्ज लगता है। बट थर्ड पॉइंट से इसमें थोड़ा बदलाव नजर आएगा आपको, थर्ड पॉइंट से आपको थोड़ा चेंजेस नजर आएगा। थर्ड पॉइंट क्या बताता है, जहां पर आपका टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, ध्यान से देखिए इतना देर तक इंक्लूडिंग चिल्ला रहा था बट अब एक्सक्लूड चिल्लाएगा। अगर आपका इनकम एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन इनकम चार्जेबल टू टैक्स 100 अंडर सेक्शन 111A, 112 एंड 112A ग्रेटर देन 2 करोड़ बट लेस देन 5 करोड़, बट बात को ध्यान से फिर से सुने, अगर आपका टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन का जो भी सेक्शन है 111 सॉरी 111A, 112, 112A एंड इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, इनको छोड़ के अगर आपका टोटल इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में होता है, जैसे कि हम लोग जो क्वेश्चन अभी कर रहे हैं उसमें हमारा इनकम कितना है 3 करोड़ 30 लाख, 3 करोड़ 30 लाख, मतलब 2 से 5 करोड़ के ऊपर मेरा इनकम जा रहा है, मतलब 2 से 5 करोड़ के बीच में मेरा इनकम जा रहा है और वो इनकम कैपिटल गेन इनकम को छोड़ के हो रहा है, कैपिटल गेन इनकम को एक्सक्लूड करके ही हो रहा है अदर इनकम के अंदर, है ना। तो ऐसे केसेस में आपका चार्ज लग जाएगा 25% का। और एक बात पे ध्यान दे, रेट ऑफ सरचार्ज on income tax payable on portions of dividend income and capital gain chargeable to tax under section 111A and 112A और 112, मतलब आपका जो बाकी पोर्शंस है, अगर आपकी इनकम में कोई ऐसा परसेंटेज भी है जिसमें डिविडेंड इनकम भी है या कैपिटल इनकम भी है, ठीक है, 111 के तहत, 111A के तहत, 112 के तहत, 112A के तहत आपका जो सरचार्ज अमाउंट है ना वो 15% से ज्यादा नहीं होगा। बट इसमें एक बात का ध्यान रखें, ये तभी एप्लीकेबल होता है जब आपका टोटल इनकम 2 करोड़ से, मतलब आपका टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग डिविडेंड एंड कैपिटल इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है, और अगर आपका कैपिटल गेन इनकम भी है तो कैपिटल गेन इनकम पे आपको जो चार्जेस लगता है वो मैक्सिमम 15% लगता है, मैक्सिमम 15% लगता है। रिसेंटली हायर लेवल अमाउंट में कुछ चेंजेस आया है बट वो अभी हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, जब एप्लीकेबल होगा फॉर नवंबर दिसंबर एग्जाम हम लोग बात कर लेंगे क्लास में, ठीक है, फिलहाल उसमें ध्यान ना दें। और एक बार ध्यान रखें सर, अगर आपका इनकम 5 करोड़ के ऊपर चला जाता है एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन इनकम तो आप पे 37% का चार्जेस लगता है, और अगेन आपका जो भी कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम है उसमें जो भी चार्जेस का अमाउंट है वो 15% से ज्यादा नहीं होगा बट मैक्सिमम 15% तक उसका चार्ज लग जाएगा, ठीक है सर। आई होप आपको समझ में आया, आई होप कि आपको समझ में आया। और एक बात का भी ध्यान देते हैं यहाँ पर, जहां पर आपका टोटल इनकम, वेयर द टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन, इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 111A, 12, 112A, अगर इनकम 2 करोड़ से ऊपर जाता है बट ऊपर का कोई भी केस कवर नहीं करता है, मतलब हम लोग इतना देर से जो भी केसेस देखा कोई भी केस अगर कवर नहीं करता है तो उसमें कितना चार्ज लगेगा 15%। तो फिलहाल इन आवर केस करेंटली जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं उसमें कौन सा वाला लगेगा सर, उसमें ये दोनों लगेगा सर, 25% और 15%। हेलो ব্যাপারটা কি একটু বোঝা গেল? এখনো বোঝা যায়নি? अच्छा कंप्लीट करते हैं सर, क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, जो बोझा नहीं गया है मतलब जो समझ में नहीं आया है
वो भी समझ आएगी सर, वो भी समझ आ जाएगी सर। तो 1,17,87,500 ये हमारा हिसाब अभी तक का हुआ है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, सामने सरचार्ज आता है। हाँ, दिल में सरचार्ज का बोझ लेके हमें सरकार को देना पड़ेगा। तो सरचार्ज का बोझा रिच लोगों को उठाना पड़ता है। इसमें सरचार्ज जो लगेगा वो दो सरचार्ज आएगा सर। एक पहला सरचार्ज आप लगा दो, 15% सरचार्ज लगा दो। 15% ऑन व्हाट? 15% किस पे लगाओगे? 15% किस पे लगाओगे? इस पे लगाओगे, क्योंकि उनका कैपिटल गेन इनकम जो है, क्योंकि उनका इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है, तो उन्हें कैपिटल गेन इनकम पे सरचार्ज लगेगा। आप कुछ कर नहीं सकते। तो 11,09,75,000 पे उनको 15% लगेगा। तो 11,09,75,000 मिला के कितना होता है? 20,75,000। बात को समझे? 20,75,000, इस पे सरचार्ज लग जाएगा 15%। वैल्यू करके बताओ कितना होता है। एंड और एक सरचार्ज लगेगा सरचार्ज एट द रेट 25%। बट ये 25% किस पे लगेगा? ये 25% सरचार्ज किस पे लगाओगे? इस अमाउंट पे। ये जो 97,12,500 इस पे लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो इनका इनकम जो है 3 करोड़ 30 लाख से है, और 3 करोड़ 30 लाख क्या है? 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में आता है। इसीलिए 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में अगर आपका इनकम पड़ता है, एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम, उस पर जितना टैक्स लायबिलिटी बनेगा, जैसे कि 97,12,500, उसके ऊपर 25% का सरचार्ज लग जाएगा। तो 25% ऑन 97,12,500 कितना होता है? मुझे जरा बताओ। কত হচ্ছে রে? আরে ব্যাপারটা বোঝা গেল কি গেল না? কত হলো একটু বল, कोई तो बताओ, अगर कोई सुन रहे हो तो। अगर नहीं सुन रहे हो तो मुझे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर 24,28,125 करके देख के एक बार देख लो तो। 24,28,125 क्या ये आया? हेलो? और को नील, विश्वजीत, स्नेहाशीष, नवनील, क्या ये अमाउंट आया सर? 24,28,125, 97,12,000। আমার আওয়াজ আসছে? হ্যাঁ এটাই আসছে। into 25%, হ্যাঁ স্যার। 24, 28, 125। एनी डाउट सर? एनी डाउट? ये दोनों सरचार्ज का जो कॉन्सेप्ट है, डाउट होना नहीं चाहिए। ये जो कुछ भी हम लोगों ने किया एज पर दी प्रोविजंस, ठीक है, एज पर दी प्रोविजंस। अब आगे देखो, आपका टोटल लायबिलिटी क्या बन रहा है फिर? टोटल लायबिलिटी कितना बन जाएगा सर? 2 लाख, सॉरी 20,07,000। अच्छा इसका कितना हो रहा है? 20,75,000 पे 15%, वो तो मैं देना भूल ही गया। 20,75,000 पे 15%, दिस इज 3,11,250। 3,11,250। तो 3,11,250 एंड 24, 28, 125 दोनों को टोटल करें। दोनों को टोटल करके हो जाएगा सर, हो जाए तेरे बल्ले बल्ले, कितना हो जाए बल्ले बल्ले? 27 लाख तो दिख रहा है मुझे, 27,39,375। कैलकुलेशन गलत होगा तो बताना। तो इधर हो गया 27,39,375, और पहले से कितना था? पहले से 1,17,87,500 था। तो 1,17,87,500 के साथ सरचार्ज ऐड होके हो जाएगा 1,45,26,875। इसमें आप ऐड करोगे अभी एडू एंड हेल्थ,
एडवेंट हेल्थ कितना 4%, 4% ऐड करोगे तो 1,45,26,875 के ऊपर 4% लगाओ, कितना होगा करके देखो, 5,81,075 आएगा। इसके ऊपर 4% लगाना सर, दोनों को टोटल करना 1,51,51,7,950। ये जवाब, दिस इज द आंसर, दिस इज योर टैक्स लायबिलिटी। ऐसे करना है सर, जब एक क्वेश्चन के अंदर आपको अलग अलग टैक्स रेट नजर आए तो आपको इस तरह से बाइफरकेट करके करना पड़ेगा। समझ रहे कि মানে नहीं समझ তিনটাকে रहे? আলাদা আলাদা করতে হবে। यस सर, तीनों को अलग अलग करना पड़ेगा। মানে 4.5 কোটি যেটা প্রথমে ছিল ওটাকে একটা আলাদা ভাবে করব, আবার नहीं লং টার্মের হিসাবটা আলাদা করে করব। साढ़े 4 करोड़ से तुमको पहले ये अलग कर देना है कि उसमें से जिसका रेट अलग है उसको अलग कर दो। जैसे 55 लाख का रेट अलग है, 112 है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है, उसको अलग कर दो। 65 लाख का रेट अलग है, वो 111 ए का पार्ट है, उसका भी रेट अलग है, उसे भी अलग कर दो। तो 4,50,00,000 से जैसे ये 55 और 65 हट गया है ना, तो देखो करके कितना हो रहा है, 4,50,00,000 से जैसे 55 लाख, ऐसे क्वेश्चन में बोल ही दिया था, और 65 लाख करके देखो, कैलकुलेटर में जस्ट इतना लगाओ ना, 4,50,00,000, 50 लाख, यहाँ से 55 लाख को माइनस करो और यहाँ से 65 लाख को माइनस करो, आपका कितना होता है, 3,30,00,000 होता है। तो इसको अलग करने के पीछे का मानसिकता क्या है, व्हाट इज द मेंटेलिटी, क्योंकि इन दोनों का रेट अलग है। तो जैसे ही 4,50,00,000 मिल जाएगा, मतलब कोई टोटल अमाउंट है उसमें कोई रेट अलग है, मतलब ये टोटल इनकम के अंदर आपको अलग अलग रेट वाला कुछ इनकम है। अगर इसके अंदर मानो, अगर इसके अंदर विनिंग भी होता, मानो इसमें अगर आपका लॉटरी इनकम भी होता, तो उस पर तो 30% अलग रेट लगता है। इस क्वेश्चन में नहीं है बट किसी क्वेश्चन में रह भी सकता है। तो अगर इसके अंदर आपका विनिंग भी है तो विनिंग का रेट अलग है, तो आप वहां से विनिंग को अलग कर दीजिएगा। इसमें नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ। विनिंग का भी अमाउंट जो भी रहेगा बोल देगा क्वेश्चन में कि इतना विनिंग है, तो विनिंग को अलग कर दो, अलग करके उसका रेट अलग है, 30% रेट है उसमें, वो 30% रेट के साथ वो अलग हो जाएगा। जैसे कैपिटल गेन अलग हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे 3,30,00,000 बचा, 3,30,00,000 को क्या लग जाएगा, स्लैब लग जाएगा, वो स्लैब में आएगा। अब स्लैब करते करते सार्चा जा सकता है, क्योंकि ये सुपर रिच लोगों के लिए है ना, करोड़ों में कमा रहे हैं सर, 2 से 5 करोड़ के बीच में एनुअल इनकम आ रहा है इनका। तो ये लोग सब नीचे नहीं है ना सर, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। तो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के लिए क्या लाइबिलिटी बनेगा, उसके लिए सरचार्ज का रेट कॉन्सेप्ट जो है, और अगर आपका उसमें कैपिटल गेन रेट है तो उसमें 15% तक मैक्सिमम जाएगा और बाकी 25% का सरचार्ज भी लगेगा। इसमें मार्जिनल रिलीफ का जरूरत नहीं पड़ा है, बिकॉज मार्जिनल रिलीफ तो तब लगता है जब आपका एक्स्ट्रा एक्सेस टैक्स फ्लो हो जाता है। मतलब जैसे आप लोगों को मैंने बताया था मार्जिनल रिलीफ का, मतलब 5 करोड़ 1 करोड़ 1 लाख हो रहा है, तो 1 लाख के लिए आपका 1,64,00,000 का लाइबिलिटी एक्स्ट्रा हो रहा है, तो जितना एक्स्ट्रा बनेगा उसमें मार्जिनल रिलीफ लगता है। मार्जिनल रिलीफ ऑलवेज नहीं पड़ता है सर, सरचार्ज होने से ही मार्जिनल रिलीफ होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन कराता हूँ चलो। अच्छा, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? अरे না স্যার এবার পুরো ক্লিয়ার। এই কোশ্চেনটা বোঝা গেছে? অর্ক, অয়ন, বিশ্বজিৎ, স্নেহাশিস, শুভজিৎ, এনি डाउट्स ना? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए बार बार पूछा, क्योंकि इस तरह का सवाल होता है, तो जब भी ऐसा सवाल आपके सामने रहेगा तो आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए उसी के ऊपर फोकस किया था। एक क्वेश्चन करो और। मिस्टर मिस्टर बैनर्जी, एज 62 year and a resident in India.
Okay, as a total income of 2 crore 30 lakh, 2 crore 30 lakh, comprising long term capital gain taxable under section 112, taxable under section 112 of 52 lakh। ठीक है, STCG मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, 111A of rupees 64 lakh and other income ₹1 crore 14 lakh, compute tax liability for assessment year 23-24. Assume Mr. Banerjee not opted for section 115. Yes, this is the question. ये रहा क्वेश्चन सर। अब आपको बस इतना बताना है कि इनका टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करोगे। लेकिन आप सेम कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, जैसे कि जैसा कॉन्सेप्ट हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किए। टोटल इनकम कितना है इनका, टोटल इनकम कितना है, टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ रुपीज 2 crore 30 lakh, टोटल इतना कमा रहे। बट सर आउट ऑफ 2 crore 30 lakh टैक्स एट द रेट 20% किस पे लग रहा है, 20% ऑफ रुपीज 52 lakh। 52 lakh का क्या है इनका, ये आपका 112 है सर, 112 कैपिटल गेन सेक्शन है, अंडर सेक्शन 112 52 लाख है, तो 52 लाख पे 20% लगाओ, 52 लाख पे 20% लगा दो सर, 10,40,000 होता है, 10,40,000 आपका कैपिटल गेन टैक्स लग रहा है इसमें। ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स लग रहा है इसमें। इसके बाद टैक्स एट द रेट 15% ऑफ रुपीज 64 लाख, इसमें भी आपका 15% लग जाएगा। तो 15% कितना हो जाता है एक बार देखो तो कैलकुलेट करके, दैट इज 64 लाख 9,60,000। 15% दैट इज 9,60,000 ना। अच्छा मैंने एक जीरो कम दे दिया था इसलिए 96 दिखा रहा है। ठीक है, 9,60,000, 9,60,000। थैंक यू। अच्छा ये आपका हो गया दोनों कैपिटल गेन का टैक्स रेट। बट सर अब बाकी जो इनकम है, बाकी जो बचा है ना, बाकी जो बचा हुआ इनकम है वो अदर इनकम बोलेंगे, तो उसको हम लोग नॉर्मल स्लैब में डाल देंगे, टैक्स ऑन अदर इनकम। अदर इनकम कितने का है, 1 crore
14 लाख का है, 1 करोड़ 14 लाख का। अब ये जो 1 करोड़ 14 लाख का मेरे पास बचा हुआ है, इसको क्या करेंगे, रुपीज, अच्छा ये इनका एज कितना था, 60 प्लस था ना, तो 3 लाख तक इनको छूट है ना, बेसिक लिमिट लग जाएगा। तो 3 लाख टू 5 लाख अप टू 3 लाख पहले नील लगा देंगे। स्लैब वाइज चलना है ना, तो ऐसे लिखेंगे अप टू 3 लाख एट द रेट नील। 3 लाख इसलिए मैंने लिया क्योंकि ये अबव 60 वाला बंदे हैं, सीनियर सिटीजन है। ग्रेटर देन 3 लाख टू 5 लाख एट द रेट 5%, तो इस पे इन पे लगेगा 5%, दो मतलब 2 लाख का 5% कितना होता है, 2 लाख का 5% 10,000। फिर आ जाएगा आपका 5 लाख से 10 लाख एट द रेट 20%, तो 5 लाख का 20% मतलब 1 लाख है ना सर। और फिर आ जाता है 10 लाख टू 1 करोड़ 14 लाख, 1 करोड़ 14 लाख तक चलेंगे। इस पे लगा देंगे 30% रेट, तो 1 करोड़ 14 लाख माइनस 10 लाख मतलब 1 करोड़ 4 लाख, 1 करोड़ 4 लाख पे 30% करके बताओ कितना हो रहा है, 1 करोड़ 4 लाख, यही होगा ना। इस पे लगेगा 30%, क्या इतना हो रहा है सर, 31,20,000। अच्छा तो 31,20,000 और इधर 1 लाख, इधर 10,000, मतलब 32,20,000 प्लस 10, 32,30,000, 32,30,000, 32,30,000, 32,30,000, इसका आउटर में कर देते हैं, अच्छा रहेगा। ये बनेगा नॉर्मल स्लैब वाइज, नॉर्मल स्लैब वाइज अगर देखो तो ये बनता है टैक्स, ठीक है, ये बनता है टैक्स लायबिलिटी। लेकिन अब आगे का खेल क्या है, 32,30,000, इधर 9,60,000 और इधर है 10,40,000, तो इधर कोई टैक्स देने का जरूरत नहीं है। तो तीनों मिला के कितना टैक्स लायबिलिटी बन रहा है ये पहले देख लेते हैं। तीनों मिला के कितना टैक्स लायबिलिटी बन रहा है, मतलब जो तीनों इनकम है, मतलब तीनों का मतलब 112 के तहत, 111 ए के तहत और नॉर्मल स्लैब वाइज कुल मिला के क्या 52,30,000 हो रहा है सर, एक बार मुझे कंफर्म करना। तो 32,30,000, 10,40,000 और 9,60,000, 52,30,000, am I right सर। 52,30,000, अगर कोई गलती हो तो बताना। अच्छा अब इसमें ऐड क्या करेंगे, अब सरचार्ज ऐड कर देंगे। तो क्वेश्चन इज सरचार्ज कितना ऐड करेंगे, क्वेश्चन ये है कि सर सरचार्ज कितना ऐड करेंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे, सबसे बड़ा सवाल, सरचार्ज कितना ऐड करेंगे, 10%, 15%, 25% एंड 15%, 37% और 15% एंड नॉर्मल 15%, क्या लगता है। सर इनका जो इनकम है ये किस कैटेगरी में आ रहा है, इंक्लूडिंग कैपिटल गेन, कैपिटल गेन को इंक्लूड करके इनका इनकम जो है वो 2 करोड़ 30 लाख पे जा रहा था, ठीक है, 2 करोड़ 30 लाख पे जा रहा था। बट कैपिटल गेन को छोड़ के इनका जो इनकम है वो 1 करोड़ 14 लाख, मतलब 1 करोड़ से 2 करोड़ के अंदर आ रहा है। मतलब अगर कैपिटल गेन को आउट इंक्लूड करेंगे तो 2 से 5 करोड़ के बीच में आएगा, सॉरी हाँ, कैपिटल गेन को इंक्लूड करके 2 से 5 करोड़ के बीच में, बट कैपिटल गेन को एक्सक्लूड करके 1.14 करोड़ का, मतलब 1 to 2 करोड़ के बीच में है। बोलो सर चार्जेस क्या लगा है,
স্যার 15% তাহলে 15%। तो हम लोग ऐसे सोच सकते हैं ना, where the total income including dividend income and capital gain chargeable to tax under section 111A 112 112A, अगर वो 2 करोड़ से ज्यादा हो जाता है, ध्यान से समझना बात को, अगर कैपिटल गेन मिला के, कैपिटल गेन वगैरह को मिला के अगर किसी का टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा हो जाए और ऊपर के किसी भी पॉइंट को कवर ना करे तो उस पर 15% चार्जेस देना है। सिंपल है ना। और इन आवर केस कैपिटल गेन को इंक्लूड करके 2 करोड़ 30 लाख तो हो रहा है ना, तो ग्रेटर देन 2 करोड़ तो है, तो सिंपल इस पे 15% लगा देंगे। क्योंकि अगर मैं इस चक्कर में फंस जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगा, इस चक्कर में पड़ना नहीं है। मतलब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें ये वाला चक्कर नहीं आएगा। मतलब 25 का सरचार्ज, फिर 15% का अलग से कैपिटल गेन के ऊपर, इधर 37% का सरचार्ज, फिर इधर 15% का अलग से कैपिटल गेन के ऊपर, ये वाला चक्कर में नहीं पड़ना है। मतलब तुम इस पे भी रहो, अगर 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में भी रहना चाहोगे तो भी 15%, और अगर 2 करोड़ इंक्लूडिंग कैपिटल गेन में जा रहे हो तो भी 15%। तो सरचार्ज तो 15% हो ही रहा है, तो दे देते हैं 15%। देखो सर, बात क्या है ना, कब क्या यूज करना है ये क्लियर होना चाहिए। तो 52,30,000 उसके ऊपर 15% कितना हो जाएगा? 7,84,500। 7,84,500 टोटल करके बताओ ना सर कितना हो रहा है? $60,14,500। ठीक, 60,14,500 ये बन रहा है। इस पे लग जाएगा एडू एंड हेल्थ, इस पे लगेगा एडू एंड हेल्थ 4%, तो 60,14,500 उस पे 4% लगेगा तो 2,40,580। 2,40,580। दोनों को टोटल कर देंगे तो बन जाएगा 62,55,080। दिस इज द टैक्स लायबिलिटी। बोलो सर, कोई डाउट? कोई डाउट था? समझ में आया कि नहीं आया? হ্যাঁ স্যার। ठीक है, আর স্যার बेसिकली যদি 115 ব্যাগটা নিতাম তাহলে সব উল্টে যেত না? यदि যদি 115 ব্যাগটা নিতাম, বিএসসি যদি নিতাম, 115 बीएससी, হ্যাঁ তাহলে সিনিয়র সিটিজেন রেটটা পুরো উল্টে যেত তো। हाँ तो हम रेट उल्टे देता। 115 बीएससी का अलग से करेंगे सर। एक्चुअली देखिए अभी क्या है ना, 115 बीएससी नॉर्मल लेवल में अप्लाई करने के लिए मना ही किया जाता है। मतलब आप नॉर्मल रियल लाइफ में अगर आपको किसी चीज में बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि 115 बीएससी का एक प्रॉब्लम ये है कि वहां पर आपको 80C से 80U का मैक्सिमम डिडक्शन अवेलेबल नहीं होता। तो जिन लोगों का ज्यादातर केस में बहुत सारा डिडक्शन अवेलेबल होता है वो 115 बीएससी में कभी नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप ज्यादा आपका डिडक्शन अवेलेबल जरूरत नहीं है या फिर आप उस कैटेगरी में नहीं पढ़ते हो तो आप 115 बीएससी में चले जाते हो, तो उसका अलग चर्चा कर लेंगे। बट ये सब क्वेश्चंस रेगुलर प्रोविजंस में करने से ही बेहतरीन है। और क्वेश्चन में बोल दिया, सबसे बड़ी बात क्वेश्चन में बोल दिया कि 115 बीएससी अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसा है। इस तरह से आप अगर टोटल इनकम के अंदर कैपिटल गेन इंक्लूड करके दे देगा, उसका रेट अलग है तो उसको कैसे अलग करना है, ये सब क्वेश्चन इसलिए मैंने थोड़ा करा दिया। ठीक है, क्वेश्चन करने बैठो तो बहुत क्वेश्चन हो सकता है सर, क्वेश्चन खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करता हूँ, आप घर पे उसको जरूर ट्राई करें। और अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे जरूर पूछें। ठीक है, आप मुझे जरूर पूछें। जैसे कि मैं आपको आज स्टार्टिंग में कुछ स्पेशल पॉइंट्स में बात कर रहा था। ठीक है, जैसे कि ये जो 172, 174, 174A, 175, 176, ठीक है, फिर 69, 68, 69A, 69C, 69D। ठीक है, तो ये जैसे कि रेट ऑफ टैक्स अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम, इसके बारे में थोड़ा बता देना चाहिए। 115 BBE। ठीक है, तो चलो मैं थोड़ा सा कुछ प्रोविजंस, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बातचीत कर रहा था, तो कुछ प्रोविजंस में थोड़ा बातचीत हो जाए सर। हाँ, जरूरी प्रोविजंस है, क्या पता कहाँ से क्या उठा दे। हाँ, कौन सा सवाल कर ले आपके सामने, बेसिक क्वेश्चंस हो सकता है, एमसीक्यू टाइप में आ सकता है, या फिर
एक बड़ा क्वेश्चन के अंदर कहीं छोटा सा डाल ले, तो फिर आप बोलोगे सर ये तो सर ने बताया नहीं, तो बता दिया जाना चाहिए ना। तो चलो थोड़ा सा कुछ बातें बोल देते हैं। डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा डिस्कशन में जिंदगी में बहुत काम आता है सर। ये सब मैं लिखा दिया आप लोगों को, ये सब लेके चिंता का बात नहीं है, डेफिनेशंस वगैरह भी समझा दिया। बोलो सर बोलो। স্যার বলছি যে মার্জিনাল রিলিফ তো সব ক্ষেত্রে লাগে না বললেন, তাহলে কোন কোন ক্ষেত্রে লাগে না একটু বলুন। মার্জিনাল রিলিফ কখন লাগে না? ওই যখন তোর মানে এক্সট্রা ইনকামের জন্য তোর ট্যাক্স দিতে হচ্ছে না, মানে সাপোজ তোর এক্সট্রা এটা ইনকাম, একটা কোশ্চেন করতে হবে, তাহলে আমি এরকম একটা কোশ্চেন অ্যাকচুয়ালি ভেবেছিলাম তোদেরকে বাড়িতে করতে দেবো। মার্জিনাল রিলিফ ইউজ করতে লাগে না এরকম সিচুয়েশনসটা হচ্ছে লাইক, যেমন ধর আমরা এরকম কিছু কোশ্চেন করলাম না আগের দিনকে, যেখানে দেখলাম কি 2 crore 1 lakh, ঠিক আছে? তো 2 crore 1 lakh এক্সট্রা 1 lakh এর জন্য তোর ট্যাক্স লায়াবিলিটি 1,64,000 হয়ে যাচ্ছে। মানে 1 লাখ টাকা এক্সট্রা ইনকাম করার জন্য কি 1,64,000 টাকা ট্যাক্স লায়াবিলিটি বের করবো? তাহলে বোঝ, এক্সট্রা 1 লাখ টাকা ইনকাম করেছি বলে 1,64,000 টাকা ট্যাক্স দিয়ে দেবো? তো যখন আমার এক্সট্রা ইনকামের জন্য ট্যাক্স লায়াবিলিটি ইনকামকেও ক্রস করে যায়, তখন মার্জিনাল রিলিফ চলে আসে পিকচার। तो एक्स्ट्रा इनकम साथ जेटा আমরা ক্যালকুলেশন করে দেখেছি कि एक्सेस जो टैक्स हम लोग दे देते हैं फॉर एक्स्ट्रा इनकम, मतलब एक्सेस टैक्स लायबिलिटी इज ग्रेटर देन एक्सेस इनकम, मतलब इनकम तो एक्सेस हुआ है ठीक है, पर इनकम से भी मेरा लायबिलिटी ज्यादा हो रहा है। तो अगर इनकम से भी लायबिलिटी ज्यादा हो जाए तो उसमें मार्जिनली पिक्चर में आता है। अब इस सिचुएशंस में आपका एक्सेस इनकम से लायबिलिटी उतना ज्यादा नहीं होता है, तब मार्जिनली पिक्चर में नहीं आता है। मैं आप लोगों को करके कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दे रहा हूँ, आप उसमें ट्राई करना, ठीक है? उसमें मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट में भी आपको थोड़ा सोच के करना चाहिए, ठीक है? तो मैं घर पे देता हूँ, आप लोग जरूर ट्राई करें, अगर नहीं समझ में आए तो मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर ऐसा क्वेश्चंस करा दूंगा। ওকে স্যার, বুঝতে পারলি শুভজিৎ কথাটা আমার? আমি এরকম হ্যাঁ কিছু স্যার। কোশ্চেন প্র্যাকটিসের জন্য দেব, ওগুলো বাড়িতে একবার ট্রাই করবি, আমি নেক্সট দিন ওগুলোকে স্যার সলভ একটা করে দেবো। কথা জিজ্ঞেস করবো? বলো। বলছি 115 বিএসসি তে যে ট্যাক্স এই স্ল্যাব রেটটা যে, হ্যাঁ হুম হুম হুম। মানে এটাতে লাভ অ্যাকচুয়ালি মানে যার 5 লাখ টাকার উপর ইনকাম, মানে হুম তার সে কোনো ডিডাকশন নিতে পারবে না, ডিডাকশন কিছু পাবে না। হুম, মানে কথাটা বুঝতে পারলাম না। মানে 5 115 লাখের বিএসসি তে সুবিধা হয় কাদের জন্য, এটাই 115 জানতে बीएससी তে চাইছি। सुविधे काদের জন্য হয়? बेसिकली 115 बीएससी में बेनिफिट उनको मिलता है, मतलब आप तुम 115 बीएससी सवाल कर रहे हो तो 115 बीएससी का टैक्स रेट क्या है, 115 बीएससी का रेट क्या है, ये है ना सर? 7 লাখ অব্দি এবার বাজেটে দেখেছিলাম করেছে, हाँ करंट ইন্ডিয়ান बजट ছাড় में हाँ দিচ্ছে। किया है, बट बेसिकली कुछ इस तरह का रेट है 115 बीएससी का, अप टू 2,50,000 नील, वो बेसिक लिमिट है। मैं पुराना रेट से ही बोल रहा हूँ करंटली, बट एकदम रिसेंट रेट जो है हल्का फुल्का उसमें 2-4 चेंजेस है, वो आपको बाद में जब काम आएगा मैं बता दूंगा। जैसे फ्रॉम 2,50,000 टू 5,00,000 ये पुराना 115 बीएससी है, ठीक है? तो उसमें आप देख सकते हो कि आपको पहला स्लैब 5% है, फिर सेकंड स्लैब 5 लाख से 10 लाख, प्लस सिंपल एक कॉन्सेप्ट, ऐसा क्वेश्चन हम लोग टोटल इनकम में करते हैं सर, क्योंकि टोटल इनकम में करते हैं इसलिए मैं और यहाँ पर ज्यादा बात नहीं कर रहा था, बट फिर भी क्योंकि आप पूछ रहे हो कि जैसे देखो सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, अगर आपका इनकम अप टू 2,50,000 तक है, हम लोग जानते हैं कि उसमें नील है, ठीक है, ये तो ठीक है, बट 2,50,000 टू 5,00,000 पे 5%, ये में इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। 5 लाख तक 5% तो नॉर्मल लोगों के केस में भी है रेगुलर प्रोविजंस पे, है ना? बट जब इनकम 5 लाख से ज्यादा हो रहा है, तो 5 लाख से 10 लाख रेगुलर प्रोविजंस में 5 लाख टू 10 लाख कितना है सर? 20% है। बट 115 20%। बट 115 बीएससी में 5 लाख से 7.5 लाख तक कितना है? 10%। यहाँ पर बेनिफिट हो गया ना? হ্যাঁ ব্যাপারটা বুঝতে পারলে?
হ্যাঁ, কিন্তু কোনো ডিডাকশন নিতে পারবো না, ওখানে हाँ তো हाँ অ্যামাউন্টটা यस। বেড়ে যাচ্ছে ট্যাক্স। अब डिडक्शन मानो सबको तो जरूरत नहीं है, मानो कि आपका एलआईसी प्रीमियम नहीं चलता है, मानो कि आपको एजुकेशन आपका हॉस्टल अलाउंस नहीं लगता है बच्चे लोग के लिए, मतलब 80C से 80U का जो अलग अलग बेनिफिट है, मानो कि आप उसका यूज नहीं करते। तो अगर आपका यूज नहीं है, ज्यादातर केस में अगर मैं सिंपल आपको बोलूं, जो लोग अर्ली अर्नर है, मतलब अभी जस्ट 25-30-35 एज ग्रुप के अंदर है, ज्यादा इनकम नहीं करते हैं, जस्ट इनकम उनका ग्रोथ हो रहा है, और ज्यादा उनका मतलब इन्वेस्टमेंट कुछ है नहीं, ज्यादा प्रीमियम में कुछ नहीं है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मेडिकल का खर्चा नहीं करता, मतलब ना 80C है, ना 80D है, ना 80DDA है, मतलब जो भी है, ठीक है, 80G है, कुछ भी नहीं है उनका। तो ऐसे केसेस में अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, है ना। तो जैसे 7.5 लाख से 10 लाख भी आपका 15% है, नॉर्मल केस में 5 से 10 लाख में 20% आ जाता है। तो क्योंकि आप ये सब डिस्काउंट रेट हो जाता है ना, तो आप डिस्काउंट रेट लोगे तो आपको 80C से 80U का मैक्सिमम डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगा। और नॉट जस्ट दैट, इवन अगर आप 60 या 80 प्लस हो, अगर आप 60 या 80 प्लस हो, इन दैट केस, जैसे कि 60 के लिए बेसिक लिमिट क्या है 3 लाख, और 80 के लिए बेसिक एग्जाम्पशन क्या है 5 लाख, ये भी आपको नहीं मिलेगा, हाँ ये भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मतलब सिंपल बात है कि कुछ बेनिफिट, कुछ मतलब जैसे बोलते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो जैसे यहाँ पर आपको कुछ दिया जा रहा है तो आपको कुछ खोना पड़ेगा, ठीक है। आपको कुछ दिया जा रहा है, कुछ बेनिफिट आप यहाँ ले रहे हो, तो वो वाला बेनिफिट आपको वहां नहीं मिलेगा। तो आप हिसाब लगा के देख लो, डिडक्शन लेके आपका बेनिफिट रेगुलर में है कि 115 में है, तो जिसमें अच्छा है आप उसमें कर लो। बाकी मैं कंप्लीट क्वेश्चंस करवाऊंगा सर आप लोगों को, और मैं ऑलरेडी मंगल बुधवार वाला क्लास में भी करा रहा हूँ 115 बीएससी का डिस्कशन, वहां पर भी मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाया, ठीक है। तो फिर से जरूरत के हिसाब से करा दूंगा, तो आप यहाँ पर कंपेयर करके कर सकते हैं सर, एकदम कंपैरिजन करके कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो जो मैं आपको बोल रहा था, जैसे अनएक्सप्लेन्ड मनी सेक्शन 16, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, कैश क्रेडिट, जैसे आपको एक पॉइंट बता रहा था ना, अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। आपको कहीं से कैश क्रेडिट मिला है, ठीक है, कैश क्रेडिट मिला है, अमाउंट बोरोड और रिपेड ऑन हुंडी, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर दैट इज सेक्शन 69C, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट 69, अनएक्सप्लेन्ड मनी सेक्शन 69A, इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड, ठीक है, 69B, अकाउंट्स में बता नहीं रहे हो आप, तो तब क्या ट्रीटमेंट होता है, ये थोड़ा जानकारी ले लेना चाहिए। यही वाला पॉइंट मैं थोड़ा आपको बता रहा था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो वेयर एनी सम इज फाउंड क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ द एसएससी, एनी सम इज फाउंड क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ द एसएससी, बुक्स मतलब अकाउंट्स, ठीक है, एसएससी के बुक्स पे दिख रहा है, एंड ऑफर नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द नेचर एंड सोर्स। और एसएससी जो है, मतलब जिनका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट हो रहा है, वो इसके सोर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, और एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, अगर एक्सप्लेनेशन दे भी रहा है बट वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है इन द ओपिनियन ऑफ एओ। एओ कौन, असेसिंग ऑफिसर, मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर, जो आपको पूछताछ करने के लिए आए, अगर उनको लगता है कि नहीं आपका जवाब लॉजिकल नहीं है, सेटिस्फैक्टरी नहीं है, ठीक है, सब दोगलापन है, ठीक है। द सम्स ऑफ क्रेडिटेड में भी, जो भी क्रेडिट हुआ है उसको इनकम मान लिया जाएगा एसएससी का ऑफ दैट प्रीवियस ईयर, जिस पर्टिकुलर ईयर में आप उसको बुक्स में क्रेडिट करके दिखा रहे हो, और कहाँ से आ रहा है कुछ बता नहीं रहे। However, where the sums of credited consist of loan or borrowing, अगर वो जो अमाउंट है वो अगर कोई लोन है, कोई बोरोइंग है, और एनी अदर सच अमाउंट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, लोन बोल दो, बोरोइंग बोल दो, जो भी नाम से पुकारना है पुकारो, एनी एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय द एसएससी इन whose books such sum is credited shall not be deemed to be satisfactory unless the person in whose name such credit is recorded in the books of such SSC also offers an explanation। मतलब अगर किसी और से मिला है, ठीक है, द पर्सन इन whose name such credit is recorded, मतलब जिसके नाम पे आप उसको रिकॉर्ड करके रखे हो कि भाई इनसे मैंने क्रेडिट लिया, द पर्सन in whose name such credit is recorded in the books of such SSC also offers an explanation about the nature and source of such so credited। मतलब जिनसे आपने लोन लिया उन्हें भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई आपको ये पैसा कहाँ से मिला, मतलब जहां से आ रहा है उनका भी सोर्स का बताना चाहिए। सच एक्सप्लेनेशन इन द ओपिनियन ऑफ असेसिंग ऑफिसर हैज बीन फाउंड टू बी सेटिस्फैक्टरी, उनका एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी होना भी जरूरी है। Further, any explanation offered by a closely held company in respect of any sum credited as share application money, मतलब कोई पैसा आपके पास है, जैसे कि शेयर एप्लीकेशंस में पैसा जमा होता है,
शेयर कैपिटल के थ्रू से, शेयर प्रीमियम के थ्रू से, और एनी सच अमाउंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड इन द अकाउंट्स ऑफ सच कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी नॉट सैटिस्फैक्टरी। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं, मतलब अगर इस तरह का इनकम है तो वो नॉट सेटिस्फैक्टरी का कोई मैटर नहीं है कि क्योंकि वो कंपनी ने शेयर एप्लीकेशन इशू किया था वहां से मिला है, एप्लीकेशन का पैसा है, कैपिटल का पैसा है, प्रीमियम का पैसा है, तो वो नॉट सेटिस्फैक्टरी होने का कोई ऐसा मैटर नहीं है। The person being a resident in whose name such credit is recorded in the books of such company also explain about the nature and source of such sums so credited, and such explanation in the opinion of assessing officer has been found to be satisfactory। तो सिंपल बात है, जो भी क्रेडिटेड अमाउंट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नजर आ रहा है वो असेसिंग ऑफिसर के नजर से मतलब हिसाब से, पूछताछ से सेटिस्फैक्टरी जवाब होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे यहाँ से मिला है, इनसे मिला है। अब जिनको क्रेडिटर बोल रहे हो, जो आपके क्रेडिटर है, उनको भी सोर्स का पता करना है, वो भी सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो वो आपका इनकम करा के उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा 78% का। ये जो एडिशनल कंडीशंस वुड नॉट अप्लाई द पर्सन इन हुज नेम दिस सम इज रिकॉर्डेड इज अ वेंचर कैपिटल फंड और वेंचर कैपिटल कंपनी रजिस्टर्ड विद सेबी। पॉइंट टू बी नोटेड, वीसी क्या है जानते हो आप लोग? हाँ सर, वेंचर कैपिटल। अगर आप एक स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन हो, सर आप लोग सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? कनेक्टेड है ना सर आप लोग? मानो कि आप एक स्टार्टअप हो, ठीक है, तो स्टार्टअप को ना अलग अलग बड़े बड़े कंपनी से पैसा मिलता है। आजकल आप लोग, मुझे ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं होगा, शार्क टैंक देखते हो, है ना? आजकल मैं देखता हूँ शार्क टैंक, बहुत लोग देखता है। तो शार्क टैंक देख के आपको इतना नॉलेज तो हो ही गया वीसी कौन है। ठीक है, वीसी वो होते हैं जो किसी के बिजनेस पे पैसा लगाते हैं, और वीसी बोलने से नहीं हो जाएगा, आपको सेबी की रजिस्टर मतलब पास रजिस्टर्ड होना पड़ेगा कि मैं वीसी हूँ। ठीक है, तो अगर वीसी से कोई पैसा मिल रहा है तो इन दैट केस वो रजिस्टर्ड वीसी है कि नहीं वो बताना पड़ेगा। मतलब पैसा आया कहाँ से भाई? बिजनेस के लिए आया। अरे कौन दिया, कौन है जिसने आपको पैसा दिया? ठीक है, वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, सब हिसाब दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट सेक्शन 69 बात करता है। अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, अगर कल आप इनकम टैक्स ऑफिसर भी हो जाते हो तब भी आपको ये सब सेक्शन का जरूरत पड़ेगा। वेयर इन द फाइनेंशियल ईयर, देखो सर, आप अगर चार्टर्ड के तौर पे मतलब एज ए चार्टर्ड, एज ए सीएस, एज ए सीएमए, आप एक तरफ क्लाइंट के लिए काम कर सकते हो। अगर आप गवर्नमेंट के जगह में चले जाते हो तो आप गवर्नमेंट के लिए काम करते हो, बट इनकम टैक्स तो उसके लिए नहीं बदलेगा ना। इनकम टैक्स का नियम असेसिंग ऑफिसर के लिए भी जो है, क्लाइंट के लिए भी वही है। बस हाँ, एक पर्दा के इस पार, एक पर्दा के उस पार, बस यही फर्क है। Where in the financial year immediately preceding the assessment year, the assessee has made investment which are not recorded in the books of account, and the assessee offers no explanation about the nature and the source of investment, or the explanation offered is not satisfactory in the opinion of AO। Again AO को पसंद नहीं आ रहा है कि भाई इन्वेस्टमेंट का पैसा कहाँ से आया। The value of the investment are taxed as deemed income of the assessee of such financial year। तो जो भी इन्वेस्टमेंट आपका है उसको टैक्स कर दिया जाएगा, और आपको पता है कितना रेट लगता है। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टमेंट का सॉलिड सोर्स के बारे में बोल नहीं पाते तो। अनएक्सप्लेन मनी, अनएक्सप्लेन कोई भी कहां से आया भाई पैसा? पर इन एनी फाइनेंशियल ईयर, ये आप लोग नोटबंदी के बारे में सुने हो सर? सर सुना क्या, सब देखा भी है। हाँ, क्या रे डीमोनेटाइजेशन रे बाबा, डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे हम लोग बहुत गुस्सा किए थे। यस, आम आदमी को बहुत मुश्किल हुआ था नोटबंदी में, पर नोटबंदी में जो लोग ब्लैक मनी होल्डर थे इन लोगों को दिक्कत बहुत हुआ है, क्योंकि इनके पास इतना अनएक्सप्लेन मनी था। ये लोग यही पागल हो रहा था कि पैसा किसको दे, किस किस के पास जाऊं और ये ब्लैक मनी जमा मतलब दो कि भाई, क्योंकि 5 लाख तक बोला था ना गवर्नमेंट ने कि एक इंसान 5 लाख तक बैंक में जमा कर सकता है सर्टेन टाइम के अंदर। तो बड़ा मुश्किल हुआ था सर। तब उस टाइम पे भी अनएक्सप्लेन मनी बहुत आया था, और जिनको भी जो भी फंस गया था, सरकार ने टाइम दिया था लेकिन जो भी फंसा था बहुत जोर का फंसा था। Where in any financial year the assessee is found to be the owner of any money, bullion, jewelry, सिर्फ पैसा ही नहीं, आपके पास अगर गोल्ड का बिस्किट्स है, गोल्ड बिस्किट जानते हो, ज्वेलरी का जो लोग डील करते हैं ना, इनके पास बुलियन होते हैं, गोल्ड बिस्किट्स होते हैं। ठीक है, ज्वेलरी है, कहाँ से आया ज्वेलरी? अगर बोल देते हो ठीक है कि भाई मेरे पास पुश्तैनी है, पुश्तैनी मतलब एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, उसका भी प्रूफ होगा। एंसेस्टर प्रॉपर्टी सोना देख के पता लग जाता है कितना पुराना है, कहाँ से आया है।
आपका पापा क्या करते थे, उनका पापा क्या करते थे, आप जमींदार थे कि नहीं थे, ये पता लगाना बहुत बड़ा बात नहीं है सर। हाँ, हम लोग मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का पता लगा लिए। हाँ सर, महाभारत का पता लगा लिए, वो तो छोड़ो। भगवान कृष्ण जो है, हम लोग कृष्ण भगवान जी का दापर युग में द्वारिका, जो आज गुजरात में है, द्वारिका में जो उनका जो महानगर थे, उसका पता लग गया नासा की तरफ से। समुद्र के नीचे जो डूब गया है उसका पता लग गया। तो किसी नॉर्मल इंसान का 3-4 पीढ़ी पीछे वो लोग क्या करते थे, इसका पता लगाना बहुत मुश्किल का काम नहीं है सर। आप लोग जानते हो ये सर हिस्ट्री, हम लोग जिसको, हमें जो सब चीज बारे में माइथोलॉजी बताया गया था, वो सब माइथोलॉजी नहीं है सर, सभी हिस्ट्री प्रूव हो रहा है। यही तो समय है सच जानने का। सच जानो, सच जानोगे तो देश के बारे में अच्छा लगेगा सर। अच्छा आगे देखो सर, तो वॉट एवर जो भी अनएक्सप्लेन मनी है, and the SEC offers no explanation about the nature and source of acquisitions of such money, bullion, jewelry, or the explanation offered is not satisfactory. तो भी amount of investment etc. not fully disclosed in the books of account section 69B के तहत, where in any financial year the SEC has made investment or is found to be the owner of any bullion, jewelry, or other valuable article or thing, and the assessing officer finds that the amount spent on making such investment or in acquiring such article exceeds the amount recorded in the books of account maintained by the SSE, and he offers no explanation of the difference of the explanation offered unsatisfactory. मतलब बात वही है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक दिया है, if the SSE is found to be the owner of say 300 grams of gold, इसका मार्केट वैल्यू है मानो 25,000, तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023, but he has recorded to have spent 15,000 in acquiring it, जिसका मार्केट वैल्यू है 25, लेकिन वो बता रहे कि मैंने 15,000 में लिया। The assessing officer can add 10,000, that is the difference of the market value of such gold and 15,000। मतलब वो बता रहे हैं, एसएससी बता रहे 15,000, बट मार्केट वैल्यू है 25,000, तो एसएससी उसका वैल्यू को बढ़ा देगा 10,000 में। सिंपल बात है। एज द इनकम ऑफ द एसएससी इफ द एसएससी ऑफर्स नो सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशंस, अगर एसएससी 15,000 से कैसे मिला उनको, अगर उसका प्रॉपर जवाब नहीं दे पाता, तो फिर असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, जो 25,000 का चीज है उसका दाम 25,000 करके ही वैल्यूएशन करेगा। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर का भी सेम कॉन्सेप्ट, where in any financial year an assessee has incurred any expense and offers no explanation about the source of such expenditure, or the explanation is unsatisfactory in the opinion of AO, an assessing officer can treat such unexplained expenditure as the income of the assessee। जो खर्चा आपने किया उसको आपका इनकम मान लेगा, और क्या, खर्चा किया तो इनकम करना पड़ेगा ना, बिना इनकम का खर्चा कहाँ करेंगे, खर्चा करने से पहले कमाना पड़ता है, तो कमाई कहाँ से हुआ भाई। तो फॉर सच फाइनेंशियल ईयर जिस साल करोगे उस साल उसको ऐड कर देगा, और कोई डिडक्शंस वगैरह नहीं मिलेगा। अमाउंट बोरोड और रिपेड ऑन हुंडी, वेयर एनी अमाउंट इज बोरोड ऑन ए हुंडी, जिसको बिल्स भी कहता था, और एनी अमाउंट ड्यू देयर ऑन इज रिपेड अदर देन थ्रू एन अकाउंट पे चेक, मतलब ड्रॉन ऑन ए बैंक, मतलब बैंक से ले रहे हैं जो एकदम ओरिजिनल जो आज के डेट में बिल्स वगैरह है तो ठीक है, लेकिन अगर बैंक से नहीं है, ड्रॉन ऑन बैंक चेक नहीं है, द अमाउंट्स ऑफ बोरोड और रिपेड शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द पर्सन। मतलब पुराना जमाने का हुंडी कॉन्सेप्ट आजकल नहीं चलता है। ठीक है, तो अमाउंट बोरोड और रिपेड ऑन हुंडी, the person borrowing or repaying the previous year in which the amount was borrowed or repaid as the case may be. However, any amount borrowed on a hundi has been deemed to be the income of any person, he will not be again liable to assessed in respect of such amount of repayment of such amount. The amount repaid shall include interest paid on the amount borrowed. Concept is that कि ये जो भी बातें हैं, मतलब आप अगर बोरो करते हो रेगुलर जो बैंक के थ्रू से करते हो तो नो प्रॉब्लम, उसमें असेसिंग ऑफिसर कुछ नहीं बोलेगा। बट अगर आप वो पुराना कॉन्सेप्ट का अनऑर्गेनाइज सिस्टम में अगर हुंडी से पैसा वगैरह लेते हो तो वो सिस्टम गवर्नमेंट बैन करके रखा है, तो वो उसमें आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसको भी अनडिस्क्लोज मान लेगा या अनएक्सप्लेन मान लेगा। तो सेक्शन 115 BBE प्रोवाइड दैट द रेट एट व्हिच सच कैश क्रेडिट, अनडिस्क्लोज इनकम, अनडिस्क्लोज एक्सपेंडिचर एटसेट्रा डीम्ड एज इनकम अंडर सेक्शन 68, सेक्शन 69, 69A, 69B, 69C, 69D would be subject to tax। और कितना रेट है 78, आपको ऑलरेडी बोल दिया मैंने सर। ये स्पेशल पॉइंट्स था, आई होप आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, तो ऐसा ही स्पेशल पॉइंट्स ऑलवेज ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, बेसिक्स रिगार्डिंग मेन सारा पॉइंट मैंने बता दिया। ठीक है,
और ये एक पॉइंट भी बहुत अच्छा था कि किसके किसके केस में प्रीवियस ईयर में ही इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। मतलब नॉर्मली प्रीवियस ईयर का टैक्स असेसमेंट ईयर में होता है, बट देयर आर सम पर्सन जिनके केस में ये एक्सेप्शन टू द रूल फॉलो होता है। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं इसको बता दिया और उसका सेक्शन भी मैंने डिस्कस कर दिया, आप लोग प्लीज एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, पर्सन लिविंग इंडिया, सपोज मिस्टर एक्स भारत छोड़ के जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, जाने दो भाई, on 10th June 2022 and it appears to the assessing officer, और वो जाने से पहले assessing officer के सामने अपीयर करेगा that he has no intention to return, उसको इंडिया वापस आने का कोई इरादा नहीं है, मतलब वैसा ही जॉब लगा है, वैसा ही वीजा लेके जा रहा है। So before leaving India, Mr. X may be asked to pay income tax on the income earned during previous year 21-22 as well as 1 April 2022 तक, सॉरी 10 जून 2022 तक जाने से पहले तक दिन का जो भी अर्निंग किया है उसके रिगार्डिंग जितना टैक्स होता है सरकार के घर के जमा करेगा, फिर जाके उनका वीजा पासपोर्ट रिलीज होगा और तब जाके वो यहाँ अमेरिका जा पाएगा, अदरवाइज नहीं। समझ में आ गया सर बात? तो ये कुछ लोग हैं जिनके केस में क्या होता है कि भारत, मतलब नॉर्मली क्या होता है, प्रीवियस ईयर में कमाओ, असेसमेंट ईयर में कमाओ, बट देयर मे बी सम सर्टेन पर्सन जिनके केस में प्रीवियस ईयर में कमाओ, प्रीवियस ईयर में ही गवाओ, ऐसा सिस्टम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशंस मैंने आपको पहले भी बता दिया और इसका थोड़ा डिटेल्स आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो ये है सर इनकम टैक्स रिलेटेड बेसिक्स रिलेटेड कुछ वाइटल बातें जो मैंने आप लोगों के साथ लगातार 3 क्लास में डिस्कस किया, 3-4 क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ रेसिडेंशियल स्टेटस एंड इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम रिलेटेड मैटर में बात करना स्टार्ट करूंगा, मतलब नेक्स्ट सैटरडे। ठीक है, और उधर मंगल बुधवार के क्लास में जैसे चल रहा है टोटल इनकम रिलेटेड बहुत सारा बात कर दिया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके ऊपर बात करूंगा मंगल बुधवार को। फिर वहां पर और भी जो सब्जेक्ट टॉपिक है लाइक रिटर्न फाइलिंग के बारे में बात करना है, फिर आपका क्लबिंग वगैरह के बारे में बात करना है, ये सब चर्चा करेंगे उधर। ठीक है, ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट जाके गुड नाइट सर, ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट।